दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों पार्ट डी पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 आपके सामने है, जिसका नाम है रेसेस एंड द ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। हम महेश वर्डवाल की ज्योग्राफी की बुक की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर रहे थे। यह जो पूरी सीरीज है इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया गया है। इस सीरीज में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यह जो चैप्टर आपके सामने है, इसमें हम पूरे विश्व में फैली हुई जो जनजातियाँ हैं, जो जातियाँ और जनजातियाँ हैं, ये मानव जाति की बात हो रही है। और मानव जाति में विभिन्न जनजातियाँ और विभिन्न प्रकार के समुदाय बटे हुए हैं, अलग अलग आकार प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। आपने देखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक जैसे मनुष्य नहीं पाए जाते, एक जैसे ह्यूमंस नहीं मिलते हैं। कहीं पर ज़्यादा गोरे लोग मिलते हैं, कहीं पर बहुत काले लोग मिलते हैं, कहीं पर जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं बौने प्रजाति के लोग मिलते हैं, छोटी कद के होते हैं, आँखें छोटी छोटी होती हैं कहीं, और कहीं आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, कहीं होठ मोटे होते हैं, कहीं होठ पतले होते हैं, कहीं आँखें नीली होती हैं, कहीं आँखें भूरी होती हैं। इस प्रकार का बहुत तरह का अंतर पाया जाता है। इसके अलावा बालों के रंग भी अलग अलग पाए जाते हैं। कहीं बाल जो है वो सुनहले होते हैं, कहीं बिल्कुल काले होते हैं। इस प्रकार से रंग का अंतर पाया जाता है। तो ये आकार प्रकार में इतना अंतर क्यों पाया जाता है, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद विभिन्न जो जनजातियाँ हैं उनके नाम सहित उनके स्थान को भी यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के जरिए चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल और कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। तो आप जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कॉल करके लिखा हुआ है, और 2 नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री इनिशिएटिव है, तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, और एक और चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये 2 मुख्य हैं। यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो साझा की जाती है आपसे, मतलब नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं। और चैनल से जुड़ी हुई जितनी सूचनाएं हैं वो भी, उसके अलावा आयोग से जुड़ी हुई जितनी सूचनाएं हैं जो कि आपके काम की हैं, वो आपसे यहाँ शेयर की जाती हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा यूट्यूब पर हमारे वर्तमान में 4 चैनल चल रहे हैं, 4 ऑफिशियल चैनल हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो वीडियोस जितने आप देखते हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वीडियोस का आप पूरा लाभ ले सकते हैं, उसको पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, उसे देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा एक नया जो हमारा अभियान है वो ट्विटर के जरिए चलाया जा रहा है। ट्विटर पे भी हमारा चैनल जो है वो सक्रिय है, और उससे अगर आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ अलग अलग तरह के पोल्स, क्विज, ये सब आयोजित की जाती हैं। उनका आप फ़ायदा लेंगे, पोल्स में अपने विचारों को साझा करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। अब चलते हैं आगे। जनजातियों के बारे में ठीक प्रकार से समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य का सबसे पहले आविर्भाव कहाँ पर हुआ। आविर्भाव का मतलब क्या, इवोल्यूशन कहाँ पर हुआ। मनुष्य पृथ्वी पर है ये तो हम जानते हैं, और काफ़ी पहले से है ये भी हमें मालूम है। लेकिन सबसे पहले इसका जो जन्म था, इसका जो विकास था, वो कहाँ पर देखा गया, ये हमें जानना आवश्यक है। इसी के आधार पर हम जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे, उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का आविर्भाव। साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द अर्थ स्टार्टेड इन टर्शियरी इरा। जो साइंटिस्ट हैं उनका अपना अपना मत है, यहाँ पे अपना ओपिनियन है, और उनका कहना है, विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, ये बात नहीं है कि सारे वैज्ञानिक यही मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो वैज्ञानिकों के दल हैं या लोग हैं, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो उनका है, वो यही मानता है कि मनुष्य का डेवलपमेंट अर्थ पर जो टर्शियरी इरा थी वहाँ से आरंभ हुआ। हालांकि इसमें भी मतभेद हैं, लेकिन फिर भी ये एक कॉमन जो विचार है उसको आपके सामने रखा गया। टर्शियरी इरा में सबसे पहले मनुष्य का आविर्भाव देखा गया, एंड डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस ग्रेजुअली। और यह जो डेवलपमेंट था यह ग्रेजुअली यहाँ पर टेक प्लेस लेता है, मतलब इस तरीके से होता है। एविडेंस फ्रॉम द पैलेंटोलॉजी शोज दैट द फर्स्ट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस लिव्ड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका 65 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ ये कहा गया है कि जो साक्ष्य मिले हुए हैं, जो एविडेंस हमें मिले हुए हैं, वह यह दर्शाते हैं, वह यह प्रदर्शित करते हैं कि सबसे पुराना जो मनुष्य का पूर्वज था, मनुष्य के जो पूर्वज थे, आज का जो मनुष्य है वैसे पहले के ह्यूमंस नहीं दिखते थे। उनकी शारीरिक संरचना, उनके मस्तिष्क का ढांचा, सब कुछ अलग अलग था। तो जो सबसे पुराना वाला पूर्वज था उसका हमें साक्ष्य या उसका जो कंकाल या जीवाश्म कह लीजिए वो मिला है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और यह कितना पुराना है, तो यह 65 मिलियन साल पुराना है। इसके प्राचीनता का अगर हम आकलन करें, इसे मीज़र करें,
तो यह 65 मिलियन साल पुराना है और इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। अब इस एविडेंस की बात पर अगर हम भरोसा करें, मतलब इस जीवाश्म को हम सही माने या मान लें कि यही पहला जीवाश्म था, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 65 मिलियन साल पहले मनुष्य जो है वो उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे उसमें विकास चलता रहा और वो अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गया। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मनुष्य में अब जो हो रहा है वो मस्तिष्क का हो रहा है, बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा सक्रियता से डेवलप नहीं हो रही। विकास का क्रम रुकता नहीं है, विकास का क्रम लगातार चलता है। हर जीव प्रजाति विकसित होती है, मनुष्य भी विकसित हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विकास की जो प्रणाली है वो रुक गई है, और ये बहुत धीमा होता है। ये जो विकास होता है, चाहे वो जो भौतिक कारक हैं उनका हो या जो जैविक कारक हो उनका हो, मतलब एबायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी डेवलपमेंट होता है, उनमें भी चेंजेस आते हैं। आपने पीछे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखा है। वैसे ही जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनको भी नेचर चेंज करती है प्रकृति के हिसाब से। जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं, नेचर अपना स्वरूप बदलती है, तो उसके साथ साथ जितने प्राणी होते हैं उनके भी स्ट्रक्चर को वो चेंज कर देती है। और जो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता वो मारा जाता है, जैसे कि डायनासोर। तो उस प्रकार का हमारा भी हश्र हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, अपने आप को अभी तक एडजस्ट करके रखा है। भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं जानते। तो यहाँ जो एविडेंस थे वो यही बताते हैं कि जो मानव का जीवाश्म था वो अफ्रीका से प्राप्त हुआ सबसे पहले, जो मनुष्य के पूर्वज थे उसका, और ये 65 मिलियन साल पुराना है। बिकॉज दे आर मेन्स ऑफ द फर्स्ट मैमल। मैमल का मतलब क्या? स्तनधारी, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, हैव बीन फाउंड हियर। मतलब ऐसा कहा गया कि जो पहला मैमल था, पहला जो स्तनधारी था, वो यहीं पर पाया गया। ये हमने देखा। तो हमें ये इस पैराग्राफ से मालूम हुआ कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ये कहाँ से हुआ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुआ है, और आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले हुआ है। और साइंटिस्टों का एक बड़ा ग्रुप यही मानता है कि करीब टर्शियरी इरा के आसपास मनुष्य का आविर्भाव हुआ था, मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देख लीजिए। यहाँ पर एक मनुष्य की जाति की बात कही गई है और ये है निएंडरथल। जो आप देख रहे हैं ये दूसरा वाला पैराग्राफ, निएंडरथल ह्यूमंस आर कॉन्सिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, इसे आप देखिए। नीदरलैंड ह्यूमंस आर कॉन्सिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट मेरिटोरियस ह्यूमन। आज का जो मनुष्य है वो कैसा है? बुद्धिमान मानव है, और उसी को हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस। तो यहाँ पर निएंडरथल जो मनुष्य था, निएंडरथल मानव के बारे में आपने देखा था, रामापिथेकस था, निएंडरथल था। इस प्रकार से बहुत तरह के मनुष्यों की जातियाँ पहले विकसित हुई थी। उन्हीं के विकास के क्रम का जब आगे का चलन हुआ, मतलब आगे वो क्रम बढ़ा, तो उस सीरियल में जो हम हैं, हम मतलब जो हम होमोसेपियंस की बात करते हैं, तो इस जाति का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें कि मनुष्य का जो मस्तिष्क था वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। बाकी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे करके उनका डेवलपमेंट धीमा हो गया। फिलहाल ये जो निएंडरथल मानव है, यह माना जाता है जो वर्तमान मानव है उसका पूर्वज। कहा जाता है कि जो वर्तमान का मेरिटोरियस ह्यूमंस का डेवलपमेंट है या होमोसेपियंस का डेवलपमेंट है वो इसी से हुआ है। मतलब हम मनुष्य निएंडरथल से ही विकसित हुए हैं। देयर एज हैज़ बीन एस्टिमेटेड अबाउट 20 to 30,000 ईयर एगो। अब इसकी जो उम्र है वो निर्धारित की गई 20 से 30,000 साल पहले की, यानी आज से 20 से 30,000 साल पहले इसकी प्राप्ति होती थी। ये हमने देखा। अब एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर ग्रिल्सवर्ड, और इन्होंने मेंशन किया, मतलब इन्होंने जताया या दर्शाया कि ह्यूमंस जो है उनका, यहाँ आप देख लीजिए, हैज़ मेंशन्ड द फॉलोइंग ह्यूमंस एज प्रीमेटोरियस ह्यूमन। मतलब कुछ जो मनुष्य हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ निएंडरथल से ही हमारा डेवलपमेंट हुआ है। अगर सिर्फ एक मनुष्य जाति से या मनुष्य की एक प्रजाति से हमारा विकास हुआ होता, कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के मनुष्यों के पूर्वज अगर एक ही जाति के मानव रहे होते, तो इसका यही अर्थ निकलता है कि सबकी जो शारीरिक संरचना है, सबका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता, सब कुछ मिलता जुलता होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये विभिन्नता पाई जाती है। तो मोटे तौर पे ये कह दिया गया कि निएंडरथल से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बात यहाँ अधूरी है, ये पूरी बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी शंकाएं बची रह जाती हैं। और डाउट्स क्या हैं? डाउट्स यही हैं कि अगर एक ही जाति से हमारा डेवलपमेंट हुआ है तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो इसका सुझाव यहाँ पर डॉक्टर जो ग्रिल्सवर्ड है उन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास कुछ विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से हुआ है, मतलब एक ही मानव जाति से नहीं हुआ है। अब कौन कौन सा है तो देख लीजिए, पिट्सडाउन है, इसके अलावा हिडेलबर्ग ह्यूमन है, इसके अलावा निएंडरथल को आपने देखा ही, ये अफ्रीकन था, मतलब अफ्रीकन प्रजाति थी, और इससे पहले हमने देखा है कि अफ्रीका में ही सबसे पहले मानव जीवाश्म पाया गया। इसके अलावा एक और है रोडेशियन,
तो रोडेशियन ह्यूमन है। तो कुल मिलाकर 4 जातियां ऐसी बताई गई जिससे कि हमारी जो वर्तमान मानव जाति है वो अपना आकार प्राप्त करती है। यानी हर हर इलाके के जो मनुष्य थे उनके पूर्वजों की जो प्रजाति थी वो भिन्न भिन्न थी। यहाँ हम यही देखते हैं, पिल्सडाउन था, हिडलबर्ग था, नियंडरथल था और रोडेशियन था। इस प्रकार की ह्यूमंस की जो वैरायटी थी वो यहाँ पर मीज़र की गई या उसे ऑब्जर्व किया गया और यहाँ प्रस्तुत किया गया। और इसे देने वाले जो साइंटिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है ग्रील्सवाल्ड। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेशियल डाइवर्सिटी। जो फैक्टर्स रेशियल डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का असर हर कारक पर पड़ता है। कोई भी कंपोनेंट हो अर्थ का, मतलब इन्वायरमेंट का, वह इससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, क्योंकि किसी भी स्थान का क्लाइमेट वहाँ पर जो भौतिक कारक होते हैं और जो जैविक कारक होते हैं दोनों की ही देखभाल करता है और उसे नियंत्रित करता है। वो ये निर्धारित करता है, इस बात का डिक्लेरेशन करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रजातियाँ डेवलप होंगी, चाहे वो फ्लोरा की हो या फौना की हो, या जो वहाँ के उच्चावच हैं उनके बारे में भी। तो फिलहाल यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ा परिवर्तन है। तो यह फैक्टर निश्चित रूप से प्रभावित करता है जो रेशियल डाइवर्सिटी होती है उसको। देख लीजिए, वाइट रेसेस ऑफ कोल्ड रीजन्स, जो सफ़ेद प्रजातियाँ हैं, मतलब जो सफ़ेद रंग के लोग पाए जाते हैं, जिनकी चमड़ी का रंग गोरा होता है, वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और निग्रोइड रेसेस ऑफ इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन, और जो निग्रो टाइप की प्रजातियाँ या निग्रोइड टाइप की प्रजातियाँ होती हैं, काले लोग होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। मतलब विषुवत रेखा के आसपास वाले जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर काली चमड़ी वाले लोग पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठंडे प्रदेशों में जो चमड़ी का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है, वो सफ़ेद होता है, और जो इक्वेटोरियल एरिया होता है वहाँ पर त्वचा का रंग गाढ़ा होता है, काला नहीं कह सकते, गाढ़ा होता है। इसके पीछे सनलाइट उत्तरदायी होती है। सूर्य का प्रकाश जहाँ जितना ज़्यादा मिलेगा उसी अमाउंट में शरीर में जो त्वचा का रंग है वो गाढ़ा होता जाएगा, उसमें डार्कनेस आती जाएगी। ये हमने देखा। आप धूप में ज़्यादा समय तक रहिए, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक हफ्ते या 15 दिन तक आप लगातार खुली धूप में अपने हाथ पैर मुंह खुले रख के जाइए तो आपका रंग भी डाउन हो जाएगा। और घर के अंदर बंद रहिए, मतलब किसी ठंडे इलाके में, खासतौर पे आप एसी वाले लोगों को देख लीजिए जो परमानेंटली एसी वाले ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनकी त्वचा का रंग एकदम सफ़ेद रहेगा। वो वैसी शक्ल के नहीं रहते हैं, मतलब उनका जो स्वरूप है वो वैसा नहीं रहता है, लेकिन वो एसी में रहते रहते कन्वर्ट हो जाते हैं उस तरीके से, मतलब चमड़ी का रंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो इनका तो क्लाइमेट ही वैसा है, मतलब यहाँ पे क्लाइमेट ही परमानेंटली वैसा ही है, तो इनकी चमड़ी का रंग जन्मजात ऐसा ही होता है। जो निग्रोइड होते हैं वो डार्क स्किन वाले होते हैं, और जो ठंडे प्रदेशों वाले लोग होते हैं वो लाइट स्किन वाले होते हैं, मतलब उनका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। तो गोरे लोग और काले लोगों का जो भेद है वो कटिबंधों की वजह से होता है या तापमान की वजह से होता है। तो क्लाइमेट चेंज में हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। प्रजातियों में विभिन्नता लाने का एक जिम्मेदार कारक ये क्लाइमेट चेंज भी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। जो हार्मोनल मतलब हार्मोन्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी इसमें जिम्मेदार होता है। हार्मोन, यहाँ क्या लिखा है इसे देख लीजिए। तो हार्मोन्स हैव एन इफेक्ट, ये वाली लाइन है, हार्मोन्स हैव एन इफेक्ट ऑन रेशियल चेंज। ये जो रेशियल चेंज होता है इसमें हार्मोन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन। अब यहाँ पर कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं, हमारे शरीर में कई ग्रंथियाँ होती हैं, कई ग्लैंड्स होती हैं, उसमें जो मास्टर ग्लैंड होती है उसको आप जानते ही हैं, पिट्यूटरी होती है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो सबसे बड़ा इसमें जिम्मेदार होता है किसी भी मानव जाति के डेवलपमेंट के लिए। आपकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, आपके शरीर का विकास कितना अच्छा होगा, आपकी जो दिमागी क्षमता और कार्य क्षमता है वो कितनी तीव्र होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी ज़्यादा एक्टिव है, कितनी ज़्यादा सक्रिय है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में एक्टिव नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में उसमें सक्रियता नहीं पाई जाती है, तो आपका डेवलपमेंट अधूरा रह जाएगा, आप अविकसित रह जाएंगे। और यही चीज़ यहाँ भी दिखाई देती है। यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ड्यू टू इट्स हाई एक्टिविटी, अगर इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का उत्सर्जन कर रही है, और ये मास्टर ग्लैंड करती क्या है, ये बाकी जितनी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। यानी बाकी लगभग सभी ग्रंथियाँ, कुछ को छोड़कर लगभग सभी ग्रंथियाँ इसके कंट्रोल या इसके रेंज में आती हैं। तो ड्यू टू इट्स हाई एक्टिविटी पीपुल ऑफ काकेशियन रेस आर टाल। यहाँ जो काकेशियन प्रजाति के लोग हैं वो इसी वजह से लंबे होते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई अगर बहुत ज़्यादा है या अच्छी खासी लंबाई है, बहुत ज़्यादा होगी तो विकृति कही जाएगी,
लेकिन एक बढ़िया लंबाई अगर है, जैसे अमिताभ बच्चन की लंबाई है, तो ऐसी लंबाइयाँ, तो इस प्रकार की जो 6 फीट और 5 फुट से मतलब 5 फुट 5 इंच से ऊपर वाली हाइट पाई जाती है, तो ये अच्छी हाइट का मतलब ये है कि उस व्यक्ति की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और इसीलिए आजकल लंबाई बढ़ाने के लिए एक तो घुटनों का ऑपरेशन करके उसमें स्क्रू फिट कर देते हैं, इससे हाइट जो है कुछ इंच बढ़ जाती है। दूसरा एक मैग्नेटिक थेरेपी का भी तरीका होता है। हाइट बढ़ाने के लिए आजकल लोग मैग्नेट थेरेपी ले रहे हैं। वो माथे पर एक बेल्ट बांध लेते हैं और उससे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये तरीका उतना कारगर नहीं होता, इसमें 30 की एज के बाद लंबाई नहीं बढ़ पाती। मतलब आप चाहते हैं कि अगर 30 साल के बाद आपकी लंबाई इस विधि द्वारा बढ़ जाए, मैग्नेटिक थेरेपी के द्वारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिव कर दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। जब लंबाई बढ़ने की उम्र होती है उस समय अगर आप इस थेरेपी को लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। फिलहाल इस तरह की जो विधियाँ अपनाई जाती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करना, और नहीं तो फिर घुटनों का ऑपरेशन करके किसी भी उम्र में आपकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। ये चीज़ें हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब ज़्यादा एक्टिव होती है तो हार्मोन इससे निकलते जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे, एक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि जो काकेशियन रेस के लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, इनकी लंबाई अच्छी खासी होती है, वेल बिल्ट होते हैं, सिर्फ लंबे नहीं होते, इनकी जो बनावट होती है, कद काठी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, हट्टे कट्टे होते हैं, विथ ब्यूटीफुल, और सुंदर भी होते हैं। इनकी जो नाक होती है वो प्रपोर्शियोनेट होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तीखा होता है, सीधा और तीखा होता है। इसके अलावा ब्रॉड चिन होती है, ठुड्डी जो है वो चौड़ी होती है। तो ठोड़ी चौड़ी होती है, नाक लंबी और सुतीक्ष्ण होती है, मतलब तीखी होती है, सीधी। उसके अलावा इनकी सुंदरता भी अच्छी खासी होती है और ये लंबे होते हैं। कुल मिलाकर एक जो कंप्लीट पर्सनालिटी कही जाती है वो इनमें पाई जाती है। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके बाद जो दूसरी है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आप जानते हैं। तो ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड, अगर यह ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से काम कर रही है तब तो सब सही है, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर ये इनएक्टिव है या फिर कम मात्रा में काम कर रही है तो इससे क्या होगा? द फेस ऑफ मंगोलियन पीपुल हैज़ फ्लैट फेस। यहाँ पर जो मंगोलियन पीपुल होते हैं, मंगोलियन प्रजाति के लोग होते हैं, उनमें यही होता है, उनकी थायराइड ग्लैंड ठीक प्रकार से सही तरीके से सक्रिय नहीं होती। इस वजह से उनका जो चेहरा होता है वो एकदम सपाट होता है, उसमें जो नाक नक्श है वो एकदम तीखा और सुतीक्ष्ण, मतलब सुंदर नहीं पाया जाता। एकदम चिपटा मुंह होता है, छोटी छोटी आंखें होती हैं, और नोज़ जो होती है वो प्रेस्ड होती है, मतलब अंदर की ओर चिपटी होती है, धसी हुई होती है। फॉरहेड शॉर्ट और माथा छोटा होता है, एंड बल्गिंग, और बाहर की ओर ऐसे उभरा हुआ होता है। और माथा और जो बाहरी चेहरा है उभरे होने की वजह से आंखें अंदर छोटी छोटी धसी हुई दिखाई देती हैं। आपने चाइनीज जो लोग हैं उन्हें देख रखा होगा, तो वो लगभग इसी प्रजाति के होते हैं। मतलब उसमें भी कुछ अलग अलग जातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें मंगोलियन टाइप का जो लुक है वो दिखाई देता है और ज़्यादातर दिखता है। तो ये जो मंगोलियन वेराइटी है, मतलब मनुष्य में जो मंगोलियन वेराइटी है या रेस है, इसको अगर हम देखें तो इसमें थायराइड ग्लैंड की जो सक्रियता है वो कम होती है, और यही रीज़न है कि इनका जो विकास है वो अधूरा रहता है। सब कुछ चिपटा और सपाट होता है, कुछ भी यहाँ पर ठीक तरीके से डेवलप नहीं होता, इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये हमने देखा। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको देख लीजिए। द एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन। यह स्किन के कॉम्प्लेक्शन को यहाँ पर अफेक्ट करती है, अर्थात प्रभावित करती है। तो हमने ये देखा कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी हैं, तो यह मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और कुल मिलाकर इसमें जो सबसे जादुई तत्व होता है वो होता है हार्मोन। हार्मोन यहाँ पर मनुष्य कैसा बनेगा भविष्य में ये निर्धारित करता है, और इसका असंतुलन हमेशा विकृतियों को जन्म देता है, चाहे ज़्यादा मात्रा में होने लगे या कम मात्रा में होने लगे। ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन स्रावित करने लगेगी तो आप बहुत बढ़िया पर्सनालिटी वाले बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिसबैलेंस पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। आपने खली को देखा है, द ग्रेट खली, उनके भी शरीर में इसी हार्मोन की, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ओवर एक्टिविटी है वो दिखाई देती है। हालांकि उन्हें कुछ सिंड्रोम है, मतलब कुछ अज्ञात बीमारी है, उसका नाम फिलहाल मुझे नहीं मालूम। तो द ग्रेट खली का भी जो शारीरिक विकास है वो इसी वजह से इतना ज़्यादा जाइंट टाइप का हो गया है, मतलब बहुत बड़े आकार प्रकार का हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी भी इसमें खतरनाक होती है, और जो इनएक्टिव इसकी स्थिति है वो भी डेंजरस है। डेंजरस क्या होती है? मतलब शरीर का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। और यहाँ आपने जो देखा थायराइड ग्लैंड के बारे में या एड्रिनल के बारे में, ये सभी जो है ये मनुष्य के विकास में योगदान देती हैं। तो अब किससे कितना हार्मोन यहाँ स्रावित हो रहा है, उसका उत्सर्जन हो रहा है, इसके आधार पर ये निश्चित होगा कि मानव जाति कैसी विकसित होगी। तो हमने काकेशियस प्रजाति के लोगों को देखा,
इसके बाद जो मंगोलियन टाइप के लोग थे उन्हें भी देखा। काकेशियस जहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से डेवलप थे, जो काकेशियन थे वो वेल डेवलप थे, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एकदम अच्छे तरीके से बना हुआ था, लंबाई बहुत बढ़िया थी और चेहरा मोहरा काफ़ी सुंदर था। उसके विपरीत जो मंगोल थे, मतलब मंगोलियन वेराइटी के लोग थे, उनमें डेवलपमेंट अधूरा था, ये हमने देखा। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेस डिटर्मिनेशन, यहाँ पर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिटरमाइन किया गया है, और किस तरीके से, रेस डिटर्मिनेशन के तरीके से। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें जो डिवीज़न है वो कैसा है, स्किन कलर के लिहाज से, जो त्वचा का रंग होता है उसके आधार पर डिवीज़न किया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो वेराइटी या रेसेस पाई जाती हैं उनको हम उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर यहाँ वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। देख लीजिए, स्किन कलर आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और जो रेस है वो राइट साइड में है, एक टेबल बनी हुई है। तो वाइट स्किन वाले जो है वो कॉकेशियन होते हैं, येलो स्किन वाले, पीली चमड़ी वाले, अब पीली का मतलब एकदम जो सरसों के फूल जैसा पीला होता है वैसा नहीं, हल्की पीली चमड़ी वाले जो लोग होते हैं वो मंगोलियन होते हैं, और डार्क स्किन वाले जो काले लोग कहे जाते हैं वो निग्रॉयड होते हैं। इस प्रकार की प्रजातियां हैं और ये चमड़ी के रंग के आधार पर भेद किया गया है, अंतर किया गया है। और देख लीजिए, इसके बाद इनका जो स्ट्रेचर है उसको देख लीजिए, उसमें और हाइट में इसे डिवाइड किया गया है। तो शॉर्ट और ड्वार्फ, जो छोटे या बौने होते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं या ड्वार्फ हो सकते हैं, दोनों में अंतर होता है। एक औसत से कम ऊंचाई को शॉर्ट कहा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कम हाइट होती है उसको हम ड्वार्फ कहते हैं। तो इस प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें हाइट कितनी होती है, यह 160 सेंटीमीटर से कम होती है। मीडियम वाली जो रेंज है उसमें 160 से लेकर 165 वाली हाइट पाई जाती है। टाल वाली जो रेंज है उसमें, मतलब कोई व्यक्ति अगर टाल कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो हाइट है वो 165 से लेकर 170 की है। वेरी टाल और जाइंट तो मोर देन 170 सेंटीमीटर, इस प्रकार की हाइट पाई जाती है। ये हाइट के आधार पर वर्गीकरण है, इसे हमने देखा। और भी चीज़ें हैं, इन्हें देख लीजिए। फेस के शेप के लिहाज से हर आदमी के चेहरे की बनावट अलग अलग होती है, और अगर महाद्वीप चेंज होते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स बदलते हैं या स्थान बदलता है, जलवायु चेंज होती है, तो ऐसी अवस्था में चेहरे का रंग और चेहरे का शेप दोनों बदल जाता है। आंखों की बनावट, आंखों का रंग, ये सभी बदल जाता है। तो देख लीजिए, शेप ऑफ द फेस और मीजर ऑफ द स्केलेटन। तो ब्रॉड फेस, मीडियम फेस और लॉन्ग फेस। सबसे पहले ब्रॉड फेस है, उसके बाद मीडियम है और फिर लॉन्ग फेस है। तो ब्रॉड फेस में जो मीजर ऑफ स्केलेटन है वो क्या है, बिलो 85 सेंटीमीटर है। इसके बाद मीडियम फेस वाला जो स्केलेटन है उसमें 85 to 90 है। लॉन्ग फेस वाले कंडीशन में एवं 90 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में मीजर किया गया है। तो हमने ब्रॉड को देखा, मतलब ब्रॉड फेस वाले जो वेराइटी होती थी उसको, इसके अलावा जो मीडियम फेस वाली वेराइटी थी उसको देखा, और जो लॉन्ग फेस वाली वेराइटी थी उसको भी देखा। इसके बाद जो हेयर टेक्सचर है उसको देख लीजिए। बाल का जो आकार प्रकार या रंग है, रंग को तो यहाँ नहीं दर्शाया गया, लेकिन जो इसकी बनावट होती है, कुछ लोगों के बाल सीधे होते हैं, कुछ लोगों के बाल करली होते हैं, घुघराले होते हैं, और कुछ लोगों के बाल ऊन जैसे होते हैं। ऊन जैसे बालों को भी आपने देखा होगा। तो उन सब का यहाँ वर्णन किया गया है, इसे देख लीजिए। जो स्ट्रेट हेयर होते हैं, सीधे बाल वाले लोग होते हैं, वो मंगोलाइड होते हैं, मतलब उसमें मंगोलियन जो वेराइटी है उसका असर होता है। इसके बाद कर्ली हेयर, ये काकेशियन होते हैं। काकेशियन जो होते हैं उनके बाल घुघराले होते हैं। बुल लाइक हेयर, ऊन जैसे जो बाल होते हैं वो निग्रॉयड के होते हैं। काला रंग होता है और बाल जो है वो ऊन जैसे होते हैं। आपने ब्लैक पैंथर को देखा होगा। चलिए, ये हेयर टेक्सचर हमने देखा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं। नेसल शेप और नेसल इंडेक्स को देख लीजिए, मतलब ये नासिका का आकार और नासिका सूचकांक के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें शेप ऑफ द नोज, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नेसल इंडेक्स इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द नोज। ये सबसे ऊपर की लाइन जो है इसको देख लीजिएगा, विड्थ ऑफ द नोज अपॉन लेंथ ऑफ द नोज। मतलब नाक की जो आपकी नाक की जो विड्थ है वो और आपकी नाक की जो लंबाई है वो दोनों का आपस में अगर डिवीजन कर दें, मतलब उसे आपस में डिवाइड कर दें, तो हमें जो इंडेक्स प्राप्त होगा, जो अनुपात मिलेगा वो क्या होगा, नेसल इंडेक्स होगा। अब यहाँ पर जो नाक का शेप है, शेप ऑफ द नोज है, उसको देख रहे हैं, और जो नेसल इंडेक्स है उसको देख रहे हैं। और इंडेक्स निकालने की जो विधि है, उसका जो तरीका है वो ऊपर एक फार्मूले के जरिए दिया हुआ है। उस फार्मूले का यूज़ करके आप अपनी भी नाक का इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम बाद में करिएगा, फिलहाल इसे देख लीजिए। लॉन्ग पॉइंटेड नोज, जो लंबी और तीखी नुकीली नाक होती है, उसमें जो नेजल इंडेक्स होता है वो कितना होता है, बिलो 70 होता है, 70 से कम होता है। इसके बाद मीडियम नोज होती है, उसमें 70 to 85 होता है, यहाँ आप देख रहे हैं।
इसके बाद फ्लैट या ब्रॉड नोज होती है तो उसमें A84 होता है। इस प्रकार का ये नेजल इंडेक्स है, तो इसे आप मीजर कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। यहाँ तक तो हमने जो रेसेस थी उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। अब इनका क्लासिफिकेशन करके इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हम 3 प्रकार के जो ह्यूमन रेसेस हैं उनको देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हैं वाइट और काकेशियन, इनको कॉकेशायड भी कहा जाता है। इनके बारे में हमने देखा था ये वेल डेवलप्ड होते हैं, इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी एक्टिव होती है जिसकी वजह से इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है और इनके शरीर का ढांचा बहुत बेहतरीन होता है, ये हमने देखा। इसके अलावा दूसरे वाले जो थे वो मंगोलियन थे, इसमें थायराइड ग्लैंड का विकास ठीक तरीके से नहीं होता, उसमें एक्टिविटी बढ़िया नहीं होती, इस वजह से इनका चेहरा चपटा और सपाट होता है, नाक एकदम धसी हुई चिपटी सी होती है, आंखें छोटी छोटी होती हैं, माथा उभरा हुआ होता है और छोटा होता है, लंबाई भी कम होती है। और ब्लैक रेसेस जो होती थी उसमें निग्राइड को हमने देखा, ये काले लोग होते हैं, हालांकि लंबाई इनकी भी अच्छी होती है, इनके बाल जो है वो वूल लाइक होते हैं, घुंघराले होते हैं, जो होठ होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, ये हमने देखा। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जो काकेशियन है या कॉकेसाइड है उनके बारे में। ये वाइट होते हैं, मतलब इनकी त्वचा का रंग सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद का मतलब वो दूध जैसा सफ़ेद नहीं होता, चमड़ी का एक गोरा रंग इनमें पाया जाता है। देख लीजिए कॉकेसाइड रेसेस, इट इज़ अ ह्यूमन स्पीसीज फाउंड ऑन द मोस्ट एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के जो मोस्ट एक्सटेंसिव एरियाज हैं उसमें फैली हुई प्रजाति है। मतलब ये क्या है, एक ह्यूमन स्पीसीज है जो कि दुनिया में काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। द नेटिव प्लेस ऑफ दिस रेस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द काकेशियस माउंटेन। यहाँ पे ये कहा गया है कि यह जो रेस है, मतलब यह जो प्रजाति है, इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी मूल उत्पत्ति हुई है साउदर्न पार्ट ऑफ द काकेशियस माउंटेन। जो काकेशियस माउंटेन है या काकेशस माउंटेन आप उसको कहते हैं, उसके साउदर्न पार्ट में, मतलब साउदर्न पार्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे इनका ओरिजिन माना जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब इसमें भी 3 हिस्से हैं। ये तो मुख्य एक रेस है, मतलब जो काकेशाइड रेसेस के बारे में आप देख रहे हैं ये मेन है। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन करके इन्हें कई भागों में बांट दिया गया है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहला है यूरोपियन ब्रांच। ये ब्रांचेज में बटा हुआ है, इसमें 3 पार्ट्स जो कहे गए हैं तो वो ब्रांचेज हैं। यूरोपियन ब्रांच है, इसके अलावा इंडो इरानियन ब्रांच है, और इसके अलावा जो सैमिट और हैमिट्स प्रकार की जो ब्रांचेज हैं वो हैं, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद तब हम जो मंगोलियन वैरायटी है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो काकेशाइड रेसेस हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपियन ब्रांच के बारे में। इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब इसमें भी 3 भाग हैं, मतलब इसके भी 3 हिस्से हैं। जो यूरोपियन हिस्से में पाए जाने वाले काकेशाइड प्रजाति के लोग हैं उन्हें भी 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। इसमें एक तो नॉर्डिक है, इसके अलावा दूसरे जो है वो मेडिटेरियन है, और तीसरे जो है वो अल्पाइन है। आल्पस माउंटेन के आसपास पाए जाने वाले जो लोग हैं वो अल्पाइन है। मेडिटेरियन सी के आसपास पाए जाने वाले जो लोग हैं वो मेडिटेरियन प्रजाति के हैं। और नॉर्डिक का मतलब है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूरोप की जो स्कैंडिनेवियन, मतलब यूरोप का जो स्कैंडिनेविया वाला हिस्सा है वहाँ पर जो प्रजाति रहती है उसको हम लोग नॉर्डिक कहते हैं। आपने मार्वल जो सिनेमेटिक यूनिवर्स है उसमें थॉर मूवी को देखा होगा, तो जो थॉर रहता है वो एक नॉर्डिक गॉड है। थॉर, ओडिन या जितने भी उसमें कैरेक्टर आपको दिखाए जाते हैं, वहाँ जितनी भी मैथोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो नॉर्डिक मैथोलॉजी है, और उसमें थॉर को एक बिजली या तूफान के देवता के तौर पे देखा जाता है। तो नॉर्डिक लोग वैसे ही दिखते हैं, जैसे हट्टे कट्टे रूप में क्रिस हेम्सवर्थ को दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, ये हमने देखा। और इसके अलावा जो मेडिटेरियन वाले हैं वो उनकी भी प्रजाति है, और अल्पाइन वाले जो हैं उनकी भी प्रजाति है। लेकिन इसमें सबसे जो वेल डेवलप्ड शरीर होता है वो नॉर्डिक लोगों का होता है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मुख्य रूप से ये मत भूलिएगा कि हम इसमें काकेशियस जो लोग हैं उनको देख रहे हैं। ये कॉकेशायड हैं और इनका जो मूल ओरिजिन है वो साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉकेशस माउंटेन माना जाता है। इसमें यूरोपियन ब्रांच को हमने देख लिया। अब इसके बाद जो इंडो इरानियन ब्रांच है उसको देख लीजिए। इट इज़ फाउंड इन इराक, ईरान, पाकिस्तान रीजन। इनकी जो प्राप्यता है वो इराक, ईरान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दिस स्पीसीज इज आल्सो फाउंड इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। भारत में भी ये लोग मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे, और जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का वहाँ पर मिलते हैं, मतलब मध्य भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के लोग मिलते हैं। आपने हरियाणवी लोगों को देखा होगा। इसके अलावा सेमिट और हैमिट्स हैं, तो इनको भी देख लीजिए। दिस रेस इज वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मतलब नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का जो पोर्शन है वहाँ पर ये रेस फैली हुई है। पॉपुलेशंस फ्रॉम मोरक्को
इसकी जो पॉपुलेशन है वो मोरक्को, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, जॉर्डन एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। वहाँ की भी जो जनसंख्या है वो इसी में जुड़ी हुई है, मतलब इसी प्रजाति में गिन कर देखी जाती है। तो हमने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में इनका फैलाव है अच्छा खासा, नॉर्दर्न अफ्रीका में और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, दोनों में। इसके अलावा मोरक्को, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया और यमन और जॉर्डन, यहाँ भी एक्सेट्रा शब्द यहाँ जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि और भी जो देश हैं आसपास के, वहाँ पर जिस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है उसको भी इसी में शामिल करके देखा जाता है। दूसरा वाला देख लीजिए, मंगोलायड रेसेस को। द मेन एक्सपेंशन ऑफ द येलो ब्राउन मंगोल रेसेस या रेस इन द सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। इसकी जो प्राप्यता है या इसका जो एक्सपेंशन है, प्रसार है, वो कहाँ पर है? पहली चीज़ तो ये येलो ब्राउन टाइप के होते हैं, मतलब इनकी त्वचा का रंग पीला भूरा सा होता है, ऐसी चमड़ी इनकी होती है, और ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया में ज़्यादा फैले हुए हैं। इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडोनेशिया, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ ऑस्ट्रेलाइड पीपुल, देयर कलर हैज़ बिकम लाइट ब्राउन। यहाँ कुछ देखिए, प्रजातियों के बीच में जो क्रॉस होता है उस तरीके की बात कही गई है। जैसे आपने दो प्रकार की डॉग ब्रीड को आपस में मिलाकर एक नए ही प्रकार के जो पपीज़ हैं उन्हें पाया होगा, या इस प्रकार की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार की अगर डॉग ब्रीड को आपस में क्रॉस कराया जाए तो उनकी जो संतति होगी, उनके जो बच्चे होंगे वो दूसरे ही टाइप के होंगे, उसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी दिखाई दे रही है। ये किसी भी प्रजाति के साथ किया जा सकता है, कुत्ते बिल्ली ही नहीं, मनुष्य में भी ऐसा होता है, और यहाँ पे इसी का उदाहरण दिखाई दे रहा है। ये जो मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं, जब ये ऑस्ट्रेलाइड पीपुल्स से मिलते हैं, मतलब इनका क्रॉस होता है, तो इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाता है। मतलब इनका जो कलर था वो पहले क्या था, डार्क ब्राउन और येलोइश था, लेकिन यहाँ पर कलर में चेंज आ जाते हैं। टिपिकल फीचर्स ऑफ मंगोल रेस आर देयर ऑब्लिक आइज। यहाँ पर जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी छोटी गोलाकार तो नहीं होती हैं, वो ऑब्लिक शेप की होती हैं। दैट अपीयर बेंट ड्यू टू हैवी आईलिड्स, और ये झुकी हुई होती हैं या तिरछी आप कह लीजिए होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आई लिड्स होती हैं वो काफ़ी हैवी होती है, मोटी मोटी होती हैं, तो पलकें मोटी होती हैं और आँख उसके अंदर धंसी हुई तिरछी सी मालूम होती है। चाइनीज़ जो लोग होते हैं उनकी आंखें जैसी होती हैं, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। वो मंगोलायड वेराइटी है, इसमें आंखें धंसी हुई होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और तिरछी होती हैं। तिरछी का मतलब ऐसा नहीं कि वो महंगे होते हैं, ये कहने का मतलब नहीं है। तिरछी का मतलब है इस टाइप की होती हैं, ऐसी इस टाइप की आंखें होती हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और आमतौर पे जो आईज होती हैं वो कैसी होती हैं, इस टाइप की होती हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू 4 मेजर पार्ट्स। अब इन्हें भी 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। पहला तो एंशियंट मंगोलायड्स है, जो सबसे पुराने वाले हैं, सबसे पहले इन्हीं का ओरिजिन या आविर्भाव माना जाता है। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ चाइना, मंगोलिया एंड तिब्बत। अब इनका जो उत्पत्ति है, या ये कह लीजिए कि इनकी प्राप्यता कहाँ पर है, ये है नॉर्थ चाइना में, मंगोलिया में और तिब्बत में। मंगोलिया तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि वहाँ तो ये मिलेंगे ही, मंगोलों से मंगोलिया नाम पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मंगोलायड प्रजाति अनिवार्य रूप से पाई जाएगी। इसके अलावा जो नॉर्थ चाइना वाला पोर्शन है वहाँ पर भी ये एंशियंट मंगोलायड पाए जाते हैं, और तिब्बत वाले एरिया में भी ये मिलते हैं, इसे हमने देखा। और भी चीज़ें हैं, आर्कटिक मंगोलायड है, ये तो हमने सबसे पहले एंशियंट वाले को देखा जिसकी प्राप्यता कहाँ पर थी, नॉर्थ चाइना, मंगोलिया और तिब्बत। इसके बाद आप आगे चलिए और आर्कटिक मंगोलायड को देख लीजिए। दे लिव इन द सब पोलर पार्ट ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का एंड साइबेरिया। ये जो है, मतलब इस प्रकार के जो मंगोलायड है, ये जो सब पोलर पार्ट होता है, मतलब उपध्रुवीय क्षेत्र होता है, कहाँ का, कनाडा का, ग्रीनलैंड का, अलास्का का और साइबेरिया का, वहाँ पर ये मिलते हैं, मतलब ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इसमें जो जातियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, एस्किमो है, इसके अलावा सेमंट्स है, ये जो प्रजातियां हैं ये इसमें जुड़ी हुई हैं। एंड अदर ट्राइब्स, मतलब और भी जो जनजातियां हैं, बिलोंग टू दिस। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्न जनजातियां हैं जिनका नाक नक्श मंगोलायड टाइप का होता है, लेकिन वो ठंडे प्रदेशों में रहती हैं, उनको हम आर्कटिक मंगोलायड के तौर पे देखते हैं, क्योंकि वो आर्कटिक सर्किल के अंतर्गत आती हैं, उसी स्थान पे ये निवास करती हैं। इसके बाद अमेरिकन इंडियंस को देख लीजिए। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ मंगोलिया आर फाउंड इन रेड इंडियंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, मतलब ये जो भौतिक लक्षण आपने ऊपर देखे, नाक चपटी, आंखें तिरछी, पलकें मोटी, इस प्रकार की संरचना, तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं मंगोलिया वाले या मंगोलायड टाइप वाले, ये मिलते हैं रेड इंडियंस में। इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो हमें रेड इंडियंस में भी देखने के लिए मिलते हैं। और कहाँ पर, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन था वहाँ पर। दे आर मिक्सचर ऑफ कॉकेशायड एंड निग्रोइड। अब ये जो रेड इंडियंस होते हैं इनमें मिक्सचर होता है, ये मिश्रित होते हैं, किसका, तो कॉकेशायड का और निग्रोइड का, दोनों का ये मिश्रित रूप होते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। सो देयर आईज आर नॉट ऑब्लिक,
और यही वजह है कि इनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी गोलाकार नहीं होती या दीर्घवृत्ताकार नहीं होती। इनकी आंखों का जो शेप है वो सामान्य होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉकेशायड और निग्रोइड का इसमें मिक्सचर पाया जाता है। ये कंप्लीट रूप से या प्योर जो मंगोलियन वेराइटी है उससे बिलोंग नहीं करते, इसमें और प्रजातियां आकर मिक्स हो जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं, और भी है, देख लीजिए। इंडोनेशियन मलय, ये वाले जो है, इट कंबाइन अ ब्लेंड ऑफ मंगोलियन एज वेल एज काकेशियन एंड ऑस्ट्रेलाइड एलिमेंट्स। अब इसमें 3 प्रजातियों का मतलब 3 जो समूह है उनका मिश्रण पाया जाता है। कौन कौन सा? तो ब्लेंड यहाँ पर किस किस चीज़ का है देख लीजिए। मंगोलियन है, इसके अलावा काकेशियन है और ऑस्ट्रेलाइड है। इन तीनों के एलिमेंट्स यहाँ पर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं या अवेलेबल होते हैं। दिस रेस इज फाउंड इन साउथ चाइना, वियतनाम, मलय पेंसुला एंड इंडोनेशिया। इस प्रकार की जो रेस है वो कहाँ कहाँ मिलती है, तो इसके स्थान आप जानते रहिए। स्थानों पर जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मतलब इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो साउथ चाइना यानी दक्षिणी चीन, इसके अलावा वियतनाम, मलय जो पेंसुला है, मलय प्रायद्वीप है वहाँ पर, और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, यहाँ पर मिलते हैं इंडोनेशियन मलय। तो देखिए नाम से भी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ 2 शब्द तो ऐसे ही आपको उत्तर दे रहे हैं कि ये इंडोनेशिया में भी मिलेंगे और जो मलय प्रायद्वीप वाला हिस्सा है वहाँ भी मिलेंगे। बाकी आपको याद रखना है चीन को और वियतनाम को। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं और याद करने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। जो निग्रोइड रेस है उसको देख लीजिए। यहाँ तक हमने जो काकेशियस या कॉकेशायड थी उसको देखा, उसके बाद मंगोलाइड को देखा। अब तीसरे नंबर के है निग्रोइड। यह काली चमड़ी वाले या डार्क जो स्किन वाले लोग होते हैं वो होते हैं, और इनके जो बाल होते हैं वो ऊन जैसे होते हैं, ये आपने पीछे देखा था। यहाँ इनके भी डिवीज़न है, इनकी भी ब्रांचेज हैं। तो इट इज़ डार्क ब्राउन एंड ब्राउन इन कलर। इनका कलर डार्क ब्राउन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। इसमें कुछ जो है वो ज़्यादा डार्क स्किन वाले होते हैं और कुछ जो है उनकी डार्क जो स्किन है उसकी डार्कनेस थोड़ी सी कम होती है। इट्स ओरिजिन इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इनका जो ओरिजिन है, इनका जो उद्भव है वो अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। अब इन्हें 3 ब्रांचेस में डिवाइड करके हम यहाँ देखते हैं। तो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? अफ्रीकन ब्रांच है, एशियन ब्रांच है और अमेरिकन ब्रांच है। अमेरिकन ब्रांच भी है, अफ्रीकन है, एशियन है और अमेरिकन ब्रांच है। तो सबसे पहले आप देखिए अफ्रीकन ब्रांच के बारे में। दीज आर फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। ये जो अफ्रीकन ब्रांच है इसकी प्राप्ति हमें कहाँ होती है? जो साउदर्न पार्ट है किसका? सहारा रेगिस्तान का, वहाँ पे ये मिलते हैं। दे हैव मेनी सब क्लासेस। अब ये जो अफ्रीकन ब्रांच है इसमें बहुत सारी सब क्लासेस यानी उपवर्ग बटे हुए हैं, और ये जो उपवर्ग है इन्हें देखना है तो आइए देखते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से निग्रोज होते हैं, हालांकि इसमें सबका डिवीज़न तो नहीं है और डिवीज़न की उतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे निग्रो प्रजाति यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो नाम दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। ये पाए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट, इस प्रकार के जो देश हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इनकी उपस्थिति मिलती है। और दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 1.73 मीटर्स एंड कैपेलिक इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 73.5 टू 75.5। यहाँ पर जो कपाल सूचकांक है वो दिया हुआ है 73.5 से लेकर, मतलब मस्तिष्क का जो ऊपर का ये ढक्कन होता है जिसे कि आप खोपड़ी कहते हैं, उसके बारे में कहा गया है। तो उस सूचकांक की जो गणना की गई है वो आया है 73.5 टू 75.5। इसके अलावा जो हाइट होती है वो 1.73 मीटर्स होती है। ये एक एवरेज है, औसत है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार की ऊंचाई वाले ये लोग होते हैं, ये निग्रोज हैं, और इनकी उपस्थिति हमें अफ्रीका के किन देशों से मिलती है? तो नाइजीरिया है, घाना है, आइवरी कोस्ट है, इस प्रकार के देश हैं, इन्हें हम देखते हैं। अब इनकी जो एशियन ब्रांच है उसको देख लीजिए। अफ्रीकन ब्रांच को तो हमने देख लिया। यहाँ पर जो द्रविड़ और ऑस्ट्रेलाइड रेसेस हैं वो इस ब्रांच में शामिल होती हैं। ये जो एशियन ब्रांच है इसमें द्रविड़ और ऑस्ट्रेलाइड प्रकार के जो लोग हैं या मनुष्य की जातियाँ हैं वो इसमें जुड़ी हुई होती हैं या पाई जाती हैं। अब जो द्रविड़ रेस है या द्रविड़ जो प्रजाति है वो भारत में मिलती है, और ऑस्ट्रेलाइड जाति जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है वहाँ पर मिलती है। तो ये तो नाम से स्पष्ट है, द्रविड़ जो जाति है या प्रजाति है ये भारत का हिस्सा है, साउथ वाला पोर्शन, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट है वहाँ से ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग आते हैं। तो ये दोनों ही एशियन ब्रांच में जुड़े हुए हैं, मतलब एशियन ब्रांच में इन दोनों का मिक्सचर या इन दोनों ही वेराइटी के लोग मिलते हैं। इसके बाद अमेरिकन ब्रांच को देख लीजिए। दिस ब्रांच इज फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ नीग्रो पीपुल ऑफ वेस्ट अफ्रीका। इस ब्रांच का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जो नीग्रो पीपुल थे वेस्ट अफ्रीका वाले वो यहाँ पर आए
और यहाँ आकर बस गए और यहाँ के लोगों के साथ इनका संपर्क हुआ, मेल जोल हुआ और इसी से नई प्रजातियां विकसित हुई। दे वर बॉट एज स्लेव टू कॉटन कल्टीवेशन। इन्हें खरीद फरोख्त करके दासों की तरह या गुलामों की तरह, जो स्लेव्स होते हैं उनकी तरह ले आया जाता था। और किस लिए? तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए, मतलब कपास की खेती के लिए। इन द कैरिबियन एंड साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट वाला पार्ट था और जो कैरिबियन हिस्सा था वहाँ पर इन्हें ले आया जाता था। कहाँ से? अफ्रीका से। जो वेस्ट अफ्रीका वाला पोर्शन था वहाँ से इन्हें खरीद कर गुलाम के तौर पर या दासों के तौर पर अमेरिका ले जाया जाता था और वहाँ पर इनसे कपास की खेती करवाई जाती थी। ये बधुआ मजदूर या एकदम बिके हुए गुलाम होते थे। इस प्रकार की चीज़ें थी, ये हमने देखा। और सिम्टम्स ऑफ जेन्युइन निग्रोस आर फाउंड इन देम, और जो मुख्य या सबसे जो मूल निग्रो प्रजाति होती है उनके लक्षण इसमें पाए जाते हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिकन ब्रांच है उसमें मिक्स है। मिक्स किस चीज़ का है? ऑस्ट्रेलियन जो ब्रांच थी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा, वेस्ट अफ्रीका वाला जो पोर्शन था वहाँ से जो निग्रो प्रजातियाँ या जो डार्क स्किन वाले लोग पकड़ कर ले आए गए, निग्रो पीपुल जो वहाँ से दास बनाकर ले आए गए, गुलाम बनाकर, उन्हें यहाँ पर काम करवाया जाता था। बाद में उन्होंने यहीं पर अपना घर बसा लिया। स्वाभाविक है, यहाँ कल्टीवेशन करेंगे तो यहीं रहेंगे और यहीं रहने लगे, यहीं के वाशिंदे हो गए। फिर इनका परिवार बढ़ता है और वहाँ के लोगों के साथ इनका संपर्क होता है, मतलब शादी विवाह होता है। उसके बाद इनकी जो आबादी पैदा होती है, आगे की जो जनरेशन पैदा होती है, उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस स्थान की प्रजाति के भी और जो निग्रो प्रजाति है उसके भी। तो इस प्रकार की जो नई रेस यहाँ पर डेवलप होती है, मतलब ये ब्रांच जो है इसको हम अमेरिकन ब्रांच के नाम से जानते हैं। ये हमने देखा। अब इसके बाद पूरे विश्व में जो ट्राइब्स हैं उनको देख लीजिए। सभी को देखना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो ज्ञात हैं और जिन पर प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले है पिग्मी। पिग्मी के बारे में आपने देखा ही है। पिग्मी का मतलब क्या होता है? छोटा। और छोटा भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बौना। तो पिग्मी जो है वो बौने होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी कम होती है। द सब ग्रुप ऑफ पिग्मीज हैज़ कॉमन नेम एचना। यहाँ पे अचुआ या एचना के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये इनका कॉमन नाम है। इनके जो सब ग्रुप्स हैं उनमें दे हैव 4 सब कास्ट इंक्लूडिंग मेबूती, तवा, विरगो और गोसेरा। ये सब इनकी जातियों के नाम हैं, मतलब ये सब कास्ट हैं जो कि पिग्मीज के अंदर भी पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन द गैबून ऑफ कांगो बेसिन। जो कांगो बेसिन का गैबून वाला एरिया है वहाँ पर ये मिलते हैं। इसके अलावा युगांडा में इनकी प्राप्यता होती है। द फॉरेस्ट ऑफ द फिलीपींस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द फॉरेस्ट ऑफ अमेटा एंड न्यू गिवेना। जो न्यू गिनी वाला या न्यू गिवेना वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये मिलते हैं, मतलब वहाँ के जंगल में पाए जाते हैं। ये जंगली होते हैं, ये जंगल में ही मिलेंगे। तो जहाँ जंगलों का एरिया होगा इस पोर्शन में, वहाँ इनकी प्राप्यता होगी। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस वाला एरिया था, मतलब वहाँ के जो जंगल थे उसमें। इसके अतिरिक्त कांगो बेसिन का जो गैबून वाला एरिया था, युगांडा में भी इनकी प्राप्यता थी। इसे हमने देखा। दे आर टेम्पररी हट्स। अब इनकी जो टेम्पररी हट्स होते हैं, मतलब इनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं, और वो भी कैसी होती हैं? टेम्पररी होती हैं, वो अस्थायी होती हैं। एक स्थान पर रहे, वहाँ अनुकूल दशाएं नहीं मिली तो वहाँ से उजड़ कर किसी दूसरी जगह चले गए। तो ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देती, मतलब जो शहद वाली मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ये दिखाई देती। ये जो झोपड़ियाँ होती हैं ये हनी कॉम्ब की तरह दिखती हैं। देयर नॉर्मल हाइट इज़ फ्रॉम 1.33 टू 1.49 मीटर। इनकी जो एवरेज या नॉर्मल हाइट होती है वो कितनी होती है? 1.33 से लेकर 1.49 मीटर होती है, मतलब काफ़ी कम होती है और इसी वजह से इन्हें पिग्मी कहा जाता है। तो ये जो पिग्मीज होते हैं इनमें सब ग्रुप बटे होते हैं और इन्हें एचना या एचुआ के नाम से जानते हैं। और इनमें जो है 4 सब कास्ट होती हैं। सब कास्ट में ये बटे होते हैं, छोटी छोटी उपजातियाँ होती हैं। और इनके जो घर हैं वो परमानेंट नहीं होते बल्कि टेम्पररी होते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं और इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती हैं। ये कुछ खास बातें हैं। अब इसके बाद जो अगली वेराइटी है उसको देख लीजिए, ये है बोरो। फाउंड इन वेस्टर्न अमेजन बेसिन। इसकी जो प्राप्यता है, इसकी जो उपस्थिति है वो अमेजन बेसिन में है। और कहाँ पर? जो वेस्टर्न उसका पार्ट है वहाँ, मतलब पश्चिमी जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर। फ्रंटियर एरिया ऑफ ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया। दिस ट्राइब लिव एज अ प्राइमेटिव कल्टिवेटर। जो यहाँ पर ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया वाला हिस्सा है उसमें ये जाति या ये जनजाति, ट्राइब मतलब जनजाति, तो यह जो जनजाति है यह रहती है एक कृषक के तौर पर। इनकी जो भूमिका है वो कैसी है? एक प्राइमेटिव यहाँ पे कल्टिवेटर की है और ये कल्टीवेशन का काम करते हैं, मतलब ये कृषक होते हैं। अब कृषक होते हैं लेकिन यह झूम कृषि में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये हमने देखा।
तो इनकी प्राप्यता या इनका जो फाउंड होने का जगह था वो कौन सा था? वेस्टर्न अमेजन बेसिन था। इसे हमने देखा। यहाँ तक तो इनकी उपस्थिति की बात की, ये रहते कहाँ हैं, लेकिन इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी लंबाई कैसी होती है, तो देख लीजिए। देयर स्किन इज ब्राउन इन कलर, इनकी जो स्किन होती है वो ब्राउन कलर की होती है, मतलब रंग जो है उसकी उनकी त्वचा का वो भूरा होता है। हेयर्स आर स्ट्रेट, जो त्वचा का रंग होता है वो भूरा होता है, और जो बाल होते हैं वो सीधे होते हैं। एंड मीडियम इन हाइट, और इनकी जो ऊंचाई होती है मतलब लंबाई वो मध्यम होती है, ना तो बहुत लंबे होते हैं ना ही बहुत छोटे होते हैं। ये हम देखते हैं। इसके बाद सकाई है, इन्हें देख लीजिए। दीज प्राइमिटिव ट्राइब्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट ऑफ मलय पेंसुला, यहाँ पे ये जो जाति है मतलब यह जो जनजाति है जिसका नाम है सकाई, यह मुख्य रूप से कहाँ रहती है? जो मलय पेंसुला है वहाँ पे जंगलों में रहती है। आर ऑफ क्लियर कलर, इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? क्लीन होता है, क्लियर होता है। लॉन्ग स्ट्रेचर, इनका जो स्ट्रेचर होता है वो लॉन्ग होता है। स्लिम बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी छरहरी होती है, शरीर जो है वो छरहरा होता है। इसके अलावा इनका जो माथा और सिर का आकार होता है वो लंबा होता है, और इनका जो कलर होता है वो क्लीन होता है, गाढ़ा रंग नहीं होता। हिज हेड इज लॉन्ग एंड हेयर इज ब्लैक एंड कर्ली, इनका जो हेड होता है वो लॉन्ग होता है, मतलब सिर लंबा होता है। हेयर जो है वो मतलब बाल वो काले और घुघराले होते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस, और इनके जो मेन ऑक्यूपेशंस है वो कौन कौन से हैं? तो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इसके अलावा हंटिंग भी है, शिकार भी ये करते हैं, खेती करते हैं, इसके अलावा बागवानी करते हैं और शिकार भी करते हैं। अपनी मांस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या और विधियों के लिए ये शिकार करते हैं। दे यूज अ ब्लो पाइप ऑफ हंटिंग या फॉर हंटिंग, यहाँ ये कहा गया है कि ये ब्लो पाइप का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग करने के लिए। शिकार करने का इनका तरीका थोड़ा विचित्र होता है। ये बहुत सारी जहरीली सुइयां साथ में लेकर चलते हैं, और एक बांस की लंबी सी नली होती है। बांस की नली में कुछ ऐसा इन्होंने व्यवस्था कर रखा होता है कि ये ऐसे नलिका होती है, एक तरफ से मुंह लगा के ये फूंकते हैं, और इसमें बहुत सारी सुइयां भरी होती हैं, छोटी छोटी ये जहरीली सुइयां होती हैं, और जिस भी जानवर के शरीर में ये जाकर धंसती हैं उसे बेहोश कर देती हैं। इस प्रकार से ये हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये इनका तरीका है। इसके अलावा ये कल्टीवेशन का काम भी करते हैं और हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, मतलब बागवानी भी करते हैं। इसके बाद सेमंग है, इन्हें देख लीजिए। दे लिव्ड इन माउंटेनियस पार्ट ऑफ मलय पेंसुला अंडमान, मतलब मलय पेंसुला और अंडमान वाला जो माउंटेनियस पार्ट है, इसके अलावा फिलीपींस और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये रहते हैं। दे बिलोंग टू निग्रोइड ग्रुप, इनका संबंध निग्रोइड ग्रुप से होता है। देयर मेन फूड इज यान, इनका जो मेन फूड होता है वो क्या होता है? याम होता है। देयर लाइफ डिपेंड ऑन द यील्ड एंड हंटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, इनका जो जीवन होता है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है, जंगल आधारित होता है। इसमें ये शिकार करते हैं और भोजन, जितनी भी भोजन सामग्री होती है, जितना भी फूड मटेरियल होता है वो फॉरेस्ट वाले एरिया से ही प्राप्त करते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद जो अगली वेराइटी है वो है पापुआन, इसको देख लीजिए। दीज ट्राइब ऑफ द आइलैंड ऑफ पापुआ न्यू गिनी इन द वेस्ट पैसिफिक ओशियन रिसेंबल द पिग्मीज, यह जो ट्राइब है यह पापुआ न्यू गिनी नाम का जो आइलैंड है, मतलब पापुआ न्यू गिनी का जो आइलैंड है वहाँ पे पाई जाती है। इन द वेस्ट पैसिफिक ओशियन, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहाँ इनकी अवस्थिति है। रिसेंबल्स द पिग्मीज। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ देयर इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था को या इनकी आर्थिक ढांचे को चलाने का काम एग्रीकल्चर के द्वारा होता है। दे आर डेंजरस एंड सुपरस्टिशियस, यह जो प्रजाति होती है मतलब पापुआन, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, हिंसक होते हैं, मतलब ये बात बात पर मार काट पर उतारू हो जाते हैं। इसके अलावा ये बड़े ही अंधविश्वासी होते हैं, मतलब ये जड़ प्रकृति के होते हैं और बड़े ही खतरनाक होते हैं। और यही वजह है कि ये बिना सोचे समझे बलि चढ़ा देंगे, मार डालेंगे, और कभी कभी ये मानव मांस का भी सेवन कर लेते हैं, मतलब किसी भी आदमी को मार कर भी खा सकते हैं, ऐसा इनके अंदर हिंसकता पाई जाती है। तो ये डेंजरस होते हैं और सुपरस्टिशियस होते हैं। इसके बाद देखिए सुपरस्टिशन की जो घटना है या ये जो प्रवृत्ति है ये तो लगभग सभी ट्राइब्स में होती है। बहुत कम ट्राइब्स ऐसी होती हैं जिनमें अंधविश्वास नहीं पाया जाता। कारण ये है कि ये वर्तमान जो वर्ल्ड है या पूरी दुनिया है, समाज है, उससे कट के रहते हैं। इनका अपना एक जीवन, अपना एक दायरा होता है, उससे बाहर ये निकलना भी नहीं चाहते, और उस एरिया में जितनी चीज़ों को ये देखते हैं बस उन्हें ही पूरी दुनिया का केंद्र मान लेते हैं, मानते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पाया जाता है, अशिक्षा होती है, शिक्षा का अभाव होता है और जागरूकता भी नहीं होती। और पहली चीज़ ये कि जब आप एक बंद कमरे में रहिएगा तो आपके मन में जितने विचार हैं आप उतने को ही लेके जिएंगे। जब आप दरवाज़ा खोलकर बाहर आएंगे और बाहर लोगों से मिलेंगे तब आपके विचारों में, आपकी मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा, आपका विकास सही तरीके से होगा।
इनके साथ भी यही होता है, ये जंगल के एक एरिया में सीमित रह जाते हैं, ये पूरी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते और यही कारण है इनके अंधविश्वास का, इनमें समझ का अभाव होता है, ये हमने देखा। इसके बाद पापुआन के बाद आप देख लीजिए बुशमैन को। इनहेबिटिंग इन द कालाहारी डेजर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, इनका जो निवास स्थान है वो कालाहारी मरुस्थल है और ये कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका में है। दिस हब्सी ट्राइब इज नाउ फाउंड इन लिसेथो, यहाँ आप देख रहे हैं, नेटाल एंड जिम्बाब्वे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इनकी प्राप्यता होती है। देयर आइज वर वाइट, माफ कीजिएगा, देयर आइज आर वाइट एंड द स्किन इज ब्लैक, यहाँ पर इनकी जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, वाइट होती हैं, और इनकी जो स्किन होती है, त्वचा का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, अर्थात काला होता है। और जो टर्माइट्स होते हैं उन्हें बुशमैन का राइस कहा जाता है, मतलब बुशमैनों का चावल कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, ये दीमक को बहुत चाव से खाते हैं, जो लकड़ी में दीमक लगते हैं, दीमकों का घर आपने देखा होगा, उनको ये बतौर भोजन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने भोजन में चावल का यूज़ करते हैं वैसे ही ये दीमक को खाते हैं और बड़े मन से खाते हैं, मतलब जिस लकड़ी में दीमक लगे हुए हैं उसको उठा के ये चाटना शुरू कर देते हैं, इतने इन्हें ये रुचिकर लगते हैं। तो ये होते हैं बुशमैन, और इनकी जो अवस्थिति है, इनकी जो मतलब इनका जो मूल निवास है वो कालाहारी मरुस्थल में है, जो कि साउथ अफ्रीका में है, इसे हमने देखा। इसके अलावा नेटाल और जो जिम्बाब्वे वाला एरिया है वहाँ भी ये पाए जाते हैं, और ये हब्सी ट्राइब है, यानी हब्सी जनजाति है। इसके बाद बद्दू को देख लीजिए, तो द बदुइन ट्राइब हु लिव इन द माइग्रेंट लाइफ, ये जो है ये माइग्रेंट जो लाइफ है उसको जीवन यापन करते हैं, यानी प्रवासी की तरह, या ये कह लीजिए कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने वाले घुमक्कड़ जीवन को ये बिताते हैं। एज अ क्लैंस ऑफ द हमाद एंड नेफेड डेजर्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अरेबिया, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अरेबियन क्षेत्र है उसके नॉर्दर्न पार्ट में ये पाए जाते हैं, हमाद और जो नेफेद वाला एरिया है वहाँ पर, डेजर्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ। और ये जो बद्दू होते हैं ये खाना बदोश होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, इनमें घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह साजो सामान लेकर साथ में चलते हैं, जहाँ मन किया वहीं बस गए, वहीं डेरा डाल दिया, वहाँ से मन उब गया तो वहाँ से भी चलते बने। बिलोंग द निग्रिटो, और इनका संबंध जो है ये निग्रिटो से होता है। दे फॉलो कैमल्स शीप एंड गोट्स, यह जो है यह ऊँटों का पालन करते हैं, इसके अलावा भेड़ें पालते हैं और बकरियाँ पालते हैं। दीज पीपल लिव इन टेंट एंड वियर स्कैर्स ऑन द हेड, ये क्या करते हैं, यह टेंट में रहते हैं यानी तंबू में रहते हैं, और अपने सिर पर ये, पहली चीज तो ये टेंट में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, और तंबू में रहेंगे तभी तो ये अपना घर उजाड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे, मतलब इनमें घूमने की आदत होती है, घुमक्कड़ी होती है, और इस वजह से ये एक स्थान पर टिकते नहीं है, तो हमारी तरह ये मकान बनाकर तो रह नहीं सकते, और यही वजह है कि ये तंबू बम्बू लेकर चलते हैं, और जहाँ मन हुआ वहीं पर डेरा डाल दिया, छावनी डाल दी, वहाँ से मन भर गया तो अपना टेंट बटोरा और चलते बने, जहाँ अच्छा लगा वहाँ फिर से टेंट लगा लिया, ऐसे इनका जीवन होता है। और इनके साथ पशु भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये पशुपालन नहीं करते, आपने देखा कि ये कैमल्स को पालते हैं, इसके अलावा शीप रखते हैं और गोट्स को भी पालने का काम करते हैं। ऐसा ये दूध और जो साधन होते हैं उनके लिए करते हैं, ऊँटों को ये आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अलावा ऊँट का दूध और ऊन भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये घुमक्कड़ होते हैं तो इन्हें आने जाने के लिए एक साधन चाहिए, और रेगिस्तान वाले एरिया में इनका जन्म होता है या स्थान होता है, तो रेगिस्तान में सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है, ऊँट हो सकता है, इसलिए ये ऊँट का पालन करते हैं। और ये अपने सिर पर स्कार्फ बांधते हैं, ये स्कार्फ बांधते हैं, जैसे हम लोग सर्दियों में बांधते हैं तो ये परमानेंटली बांधते हैं, और इसके पीछे कारण है धूल भरी आंधियाँ, जो गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियाँ होती हैं उससे बचने के लिए ये ऐसा करते हैं। ये हमने बद्दू प्रजाति को देखा जो कि माइग्रेंट लाइफ व्यतीत कर रही थी। और देख लीजिए मसाई को, दे लिव एज अ नोमैडिक हेडर्स इन द प्लेटू एरिया ऑफ टेंगानिका, केन्या एंड ईस्टर्न युगांडा, जो क्षेत्र इनके हैं, मतलब जहाँ पे ये रहते हैं, मसाई उनका नाम दिया हुआ है, टेंगानिका है, उसके अलावा केन्या है और ईस्टर्न युगांडा है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। दिस रिफ्लेक्ट अ मिक्सचर ऑफ मेडिटेरियन एंड निग्रोइड रेसेस, इनमें मिक्सचर होता है किस चीज़ का, निग्रोइड और जो मेडिटेरियन रेसेस हैं उनका, दोनों ही प्रजातियों का यहाँ मेल या मिश्रण पाया जाता है, ये हमने देखा। दे कॉन्सिडर काउ स्केर्ड, यह गाय को पवित्र मानते हैं, और यहाँ जो प्रीस्ट होते हैं मतलब पुजारी होते हैं उनको लैबून कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं। तो मसाई को आपने देखा, यह जो है ये प्लेटू एरिया जो तंजानिका का है वहाँ रहते हैं, इसके अलावा केन्या और ईस्टर्न युगांडा वाला पोर्शन है वहाँ पे भी रहते हैं। यह दो प्रजातियों का या दो जातियों का मेल होते हैं, मिक्सचर होते हैं। कौन कौन सी, तो मेडिटेरियन और निग्रोइड, इनका यहाँ पर मिश्रण पाया जाता है।
दे कॉन्सिडर मतलब यह जो है कॉन्सिडर करते हैं काऊ को एक पवित्र जानवर के तौर पे, गाय को ये पवित्र पशु मानते हैं, ये अच्छी बात है। उसके अलावा यह जो इनका प्रीस्ट होता है, यहाँ पे पुजारी होते हैं, इनके देवता जो होते हैं उन्हें पूजा पाठ करने का काम ये पुजारी करते हैं, तो उन्हें लैबून कहा जाता है, ये हमने देखा। इसके बाद किर्गिज हैं, इन्हें देख लीजिए। दे लिव इन द रीजन ऑफ पामीर प्लेटू इन किर्गिस्तान। किर्गिजिस्तान जो नाम है ये मध्य एशियाई देश है, आप जानते हैं। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो इससे अनेक देश बन गए, मतलब कई सारे बने, उसमें से यह भी एक है किर्गिजिस्तान। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पामीर प्लेटू वाला एरिया है उसमें ये किर्गिज जो है ये पाए जाते हैं। इनके नाम का जो स्रोत है वो आप समझ ही गए होंगे, ये कहाँ से इनका नाम रखा गया है, किर्गिजिस्तान से ही नाम इनका आया हुआ है। किर्गिज या किर्गिज इनको कहा जाता है, और इनका जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ पे है, किर्गिजिस्तान में है। एंड द तिएन शान माउंटेन्स इन द सेंट्रल एशिया, और तिएन शान माउंटेन जो सेंट्रल एशिया वाला है वहाँ पर भी ये रहते हैं। दीज पीपुल आर माइग्रेटरी, यह भी घुमक्कड़ होते हैं। कैटल मैन, और यह पशुचारक होते हैं या पशुपालक होते हैं। हु माइग्रेट, जो कि घूमते रहते हैं, मतलब इनके साथ पशुओं के बड़े बड़े रेवड़ होते हैं, झुंड होते हैं, और ये उन्हें लेकर चराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो ये पशुपालन करते हैं, पशुचारण करते हैं, और उन पशुओं से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे अपना पेट पालते हैं, मतलब जीवन यापन करते हैं। ये है किर्गिज, इन्हें हमने देखा। दे मेक मिल्क एंड सोर वाइन विच इज कॉल्ड क्यूमिस। यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को भी देख रहे हैं। दे यूज टेम्पररी रेजिडेंस एंड राउंड टेंट कॉल्ड यर्ट। यहाँ पर इनके जो निवास स्थान है उनका नाम दिया हुआ है, तो ये टेम्पररी रेजिडेंट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह भी बद्दू जो लोग थे उन्हीं की तरह घर बनाकर नहीं रहते, यह भी तंबुओं में रहते हैं। और स्वाभाविक है, जो भी जनजाति स्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करेगी तो वो घर या झोपड़ी स्थायी परमानेंट नहीं बनाएगी, मतलब उसमें मिट्टी या बांस या घास का, मतलब जो मकान में मिट्टी या ईंटें इस्तेमाल की जाती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। यहाँ पर जो मकान बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसमें घास बांस मिट्टी या जो ईंटा होता है उसका यूज़ नहीं होगा, बल्कि तंबू का यूज़ होगा, टेंट का यूज़ होगा। टेंट ये लगाएंगे, फिर उस स्थान से जब उब जाएंगे तो उसको उखाड़ कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। वैसे ही यह भी रहते हैं, और इनके जो टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, अर्थात गोलाकार होते हैं। इन्हें यर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह है किर्गिज, या किर्गिज भी इनको कहते हैं। इनका मूल जो निवास स्थान है वो किर्गिजिस्तान है, वहाँ पे जो पामीर प्लेटू वाला एरिया है उसमें ये रहते हैं। इसके अलावा तिएन शान माउंटेन का जो पोर्शन है सेंट्रल एशिया में, वहाँ भी इनकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। इसके बाद एस्किमो है, इन्हें देख लीजिए। एस्किमो मीन्स रा मीट ईटर। एस्किमो शब्द जो है इसका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला या कच्चा मांस खोर। तो ये कच्चा मांस खाते हैं, यह पका कर नहीं खाते। और पका कर क्यों नहीं खाते, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यह ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ आग जलाना और आग को बहुत लंबे समय तक टिका कर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कच्चा मांस खा भी लेते हैं तो इन्हें नुकसान नहीं करता। अगर जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु पाई जाती है, वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर अगर हम नॉन वेज जो भी सामान है उसको पका कर नहीं खाते हैं तो बहुत तरह के वायरस और बैक्टीरिया हमें चपेट लेंगे, मतलब दूसरे ही दिन वो आदमी बीमार पड़ जाएगा। उसे मांस को पका कर खाना ज़रूरी होता है। लेकिन ठंडे इलाकों में मांस जो है वो भी फ्रोजन कंडीशन में पाया जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता, तो उसे वो कच्चा ही खा लेते हैं और उनके ऊपर कोई खास वायरस या बैक्टीरिया का असर नहीं पड़ता। इसीलिए इन्हें रा मीट ईटर के तौर पे देखा जाता है। एस्किमो आर मंगोलायड स्पीशीज़। यह जो है, इससे पहले हमने मंगोलियन जो स्पीशीज़ थी उसके बारे में देखा है, तो यह मंगोलायड परिवार से ही संबंध रखते हैं। लिविंग इन द टुंड्रा टेरेस्टोरियल रीजन्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम अलास्का टू ग्रीनलैंड। यहाँ पर जो अमेरिका का टेरिटोरियल रीजन है, कौन सा, टुंड्रा वाला जो बायोम क्षेत्र है वहाँ पे ये रहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक, तो इनका प्रसार अलास्का से हमें मिलता है, मतलब अलास्का से इनकी जो जातियाँ हैं वो मिलनी शुरू हो जाती हैं और ये ग्रीनलैंड तक फैले हुए हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ हंटिंग। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, हंटिंग है। ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। रेंडियर इज़ देयर पेट। और इनका जो पालतू पशु है वो रेंडियर है। आपने सेंटा क्लास की जो गाड़ी थी, स्लेज गाड़ी थी, उसमें जुते हुए पशुओं को देखा होगा, वो रेंडियर ही है। तो वह रेंडियर यह भी पालते हैं और यह स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यह जो एस्किमो होते हैं यह आने जाने के लिए जो साधन यूज़ करते हैं उसमें पहिए नहीं होते, लकड़ी का पटरा होता है और उसी पर बैठ के ये बर्फ पर फिसलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और उस पटरे को खींचने का काम या तो हस्की नाम के कुत्ते करते हैं या फिर जो रेंडियर्स होते हैं वो करते हैं। ऐसे इनका आवागमन होता है। ये हमने देखा। उस गाड़ी को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है।
तो ये एस्किमो जो होते हैं ये ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, इन्हें रामी टीटर कहा जाता है। इसके अलावा ये मंगोलायड वंश से संबंध रखते हैं। अमेरिका का जो एरिया है वहाँ पर अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तक इनका पूरा फैलाव है, इसे हमने देखा। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार है, क्योंकि ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कल्टीवेशन नहीं हो सकता, खेती नहीं हो सकती, क्योंकि चारों ओर बर्फ जमी होती है। तो ऐसे ठंडे इलाके में शिकार ही एकमात्र मुख्य आहार का साधन होता है। यहाँ पर ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ का क्लाइमेट या वहाँ की जो दशाएं हैं वो वेजिटेबल्स को उगाने के लिए अनुकूलित नहीं होती। हम लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम सभी वेजिटेरियंस हैं या वेजिटेरियन बनना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से दुनिया में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर नॉन वेज खाना मजबूरी होती है, वहाँ पर वेजिटेरियन मटेरियल आसानी से या बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होता, तो वे जन्मजात इसीलिए नॉन वेज का सेवन करते हैं। तो कहीं कहीं मजबूरी भी होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगले हैं वो हैं सेमॉइड्स। इनको देख लीजिए। तो ये जो सेमॉइड्स हैं दे आर द मंगोलायड रेस, मतलब ये मंगोलायड रेस से संबंध रखते हैं। नेटिव टू द टुंड्रा रीजन ऑफ वेस्टर्न साइबेरिया, और इनका जो नेटिव क्षेत्र होता है यानी लोकल क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? टुंड्रा रीजन होता है, वो भी जो वेस्टर्न साइबेरिया है वहाँ का। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब यह जो लोग हैं यह हंटिंग भी करते हैं, अर्थात पशुओं को मारने का काम, शिकार का काम भी करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री भी इनका एक मुख्य पेशा है, पशुपालन भी ये करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा अलग अंतर पाया जाता है, ये पशुपालक भी होते हैं। दे आर टेम्पररी रेजिडेंट्स। अब इनका भी जो आवास होता है या निवास स्थान होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। क्यों ऐसा होता है इसे ज़रा गेस करके बताइएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पशु ये पालते हैं उन्हें चराने के लिए अच्छे खासे ग्रासलैंड्स की ज़रूरत होती है। और मान लीजिए कि किसी एरिया में ठहर कर ये पशुचारण कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो पशुओं को चरने के लिए स्थान चाहिए। यहाँ इनके जानवर चर रहे हैं, वहाँ की घास किसी कारणवश खत्म हो जाती है। वहाँ जो चारा पानी या भोजन है, या तो वहाँ बर्फ गिर गई, बर्फबारी हो गई इसलिए ठंडा हो गया, तो वहाँ की जो पशु जातियाँ हैं वो परेशान होंगी, उन्हें चारा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये अपने पशुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक माइग्रेट करते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं। ऐसा ये मौसम के बदलने पर करते हैं प्रायः। इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने की मजबूरी यही होती है कि एक स्थान पर टिक कर अगर ये रहेंगे तो जिस जलवायु के ये लोग हैं वहाँ पर इनके पशुओं को पूरे साल भर चारा नहीं मिल पाएगा। और ये पशुपालक हैं, मतलब ये हंटिंग का भी काम करते हैं, साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी काम करते हैं। तो इसलिए इनके जो टेंट्स होते हैं, इनके जो रेजिडेंट्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसके बाद कजाक हैं, इनको देख लीजिए। कजाक आर जनरली ऑफ द मंगोलायड रेस। यह जो है यह जनरली या सामान्य रूप से मंगोलायड प्रजाति के हैं। दे आर आल्सो नोन एज किर्गिज। दे आर फाउंड इन तुर्किश स्पीकिंग माइग्रेटरी कैटलमैन। दे आर फाउंड एज तुर्किश या टर्किश आप कह सकते हैं, स्पीकिंग माइग्रेटरी कैटलमैन, मतलब यह किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो यह तुर्की बोलने वाले, तुर्की भाषी जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, घुमक्कड़ जो चरवाहे होते हैं, उस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कजाक। इसके बाद नेक्स्ट में आप देख लीजिए माया को। दीज पीपुल्स आर मेनली रेड इंडियंस। यह जो पीपुल्स होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से रेड इंडियंस होते हैं। इट इज़ एन एग्रेरियन ट्राइब दैट इनहैबिटेट्स या हैबिट्स मैक्सिको, ग्वाटेमाला एंड होंडुरास। अब यह जो ट्राइब होती है यह कैसी है? यह एग्रेरियन ट्राइब है जो कि मुख्य रूप से अपने आवास को बनाती है मैक्सिको में, ग्वाटेमाला में और होंडुरास में। इनकी जो प्राप्यता है वो मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में पाई जाती है, और यह मुख्य रूप से रेड इंडियंस होते हैं, मतलब इसमें मुख्य रूप से ये लोग पाए जाते हैं। और भी कुछ प्रजाति के लोग या कुछ टाइप के लोग मिलते हैं, लेकिन जो इनकी आधे से अधिक आबादी होती है वो रेड इंडियंस की होती है। यह लोग हैं, और इनकी एग्जिस्टेंस हमें कहाँ मिलती है? मैक्सिको में मिलती है। इनका हैबिटेट हमें मैक्सिको में मिलता है, ग्वाटेमाला में मिलता है और होंडुरास में मिलता है। ये एक प्रजाति थी, ट्राइब थी, इसे हमने देखा। इसके बाद अफरीदी है, इनको देख लीजिए। इट इज़ अ पख्तूनी ट्राइब या ट्राइबल कास्ट, मतलब यह पख्तूनी जाति के होते हैं या पख्तूनी जनजाति वाले लोग होते हैं। लिविंग इन पाकिस्तान फ्रॉम सफ़ेद को टू पेशावर। इनकी जो अवस्थिति है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, और कहाँ से कहाँ तक? सफ़ेद को से लेकर पेशावर तक। पीपुल ऑफ दिस कम्युनिटी आर स्किल्ड वॉरियर एंड हीरोज़। इस कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो स्किल्ड वॉरियर्स होते हैं या फिर हीरोज़ होते हैं, मतलब ये शरीर से काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं और काफ़ी लड़ाकू होते हैं। ये मतलब लड़ने में काफ़ी तेज होते हैं, और सरदार के तौर पे ये अपने झुंड का नेतृत्व करते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, इनमें संघर्ष चलता रहता है। तो ये हीरो टाइप के पर्सनालिटी वाले होते हैं। ये हैं आफरीदी।
और ये पख्तूनी ट्राइबल कास्ट से संबंध रखते हैं, इसे हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने जो विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियाँ थी उनको देखा, लेकिन उसमें से भी बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं या जनजातियाँ हैं, मतलब ट्राइब्स हैं, यहाँ जनजातियाँ कहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो ट्राइब्स हैं वो इंडेंजर्ड हैं। जिस प्रकार से पशुओं और पक्षियों की प्रजातियाँ इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखी जाती हैं, आपने IUCN का जो क्लासिफिकेशन है उसको देख रखा है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इंडेंजर्ड की जो कैटेगरी है वो इन ट्राइब्स पर भी लागू होती है। बहुत सी ट्राइबल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब उन ट्राइब्स का जो आबादी समूह है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुका है। बहुत कम ही लोग उस क्षेत्र में बचे हुए हैं जो कि उस ट्राइब से संबंध रखते हैं, तो उन्हें बचाने के पुरजोर प्रयास होते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था और वो समय से पहले ही गायब हो गई। तो जो फिलहाल इंडेंजर्ड है उनको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली है हजदा, इसे देख लीजिए। द ट्राइब लिविंग इन तंजानिया हैज़ ओनली 200 पीपल। आप सोच लीजिए किसी ट्राइब में सिर्फ 200 लोग रहते हों, मतलब एक जाति के या एक प्रजाति के, प्रजाति कहना यहाँ ज़्यादा सही होगा, तो एक प्रजाति के सिर्फ 200 लोग इसमें बचे हुए हैं, जिंदा बचे हुए हैं। और ये भी आंकड़ा बहुत नया नहीं है, ये काफ़ी समय पहले लिया आंकड़ा है, तो अब वर्तमान में उनकी संख्या और घट गई है। तो कुछ सैकड़े में अगर आपकी आबादी सिकुड़ी हुई हो तो ये चिंता का विषय है, तो इसलिए ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। इसके बाद कुंग है, इन्हें देख लीजिए। इट इज़ अ ट्राइब लिविंग इन कालाहारी रीजन। यह जो ट्राइब है, यह जो जनजाति है, यह कालाहारी क्षेत्र में रहती है। इट्स नंबर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 1500 या 1500 टोटल। मतलब इनकी जो टोटल आबादी है वो कितनी है? 1500 है, लगभग 1500 के आसपास है या 1500 के आसपास है। और ये रहते कहाँ पे हैं? तो ये कालाहारी जो डेजर्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा अपाचे हैं, इसको देख लीजिए। दिस ट्राइब हैज़ बीन लिविंग, माफ कीजिएगा, दिस ट्राइब लिविंग इन द प्लेन ऑफ ओकोहामा, यूनाइटेड स्टेट, हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 इंडिविजुअल्स। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अर्थात लगभग करीब 1000 इंडिविजुअल्स इसमें जीवित हैं, अर्थात 1000 के आसपास जो लोग हैं। ये लगभग में सब कुछ है, तो लगभग में इसलिए है क्योंकि इसमें कमी और अधिकता दोनों हो सकती है। तो ये जो अपाचे हैं ये मुख्य रूप से जो ओकोहामा वाला यूनाइटेड स्टेट का पोर्शन है वहाँ पर रहते हैं। इनकी जो मुख्य निवास स्थान की जगह है वो वही है। उसके अलावा इनकी जो आबादी है, टोटल सदस्यों की संख्या है वो 1000 के नियर अबाउट है या आसपास है। इसके बाद जो यानोमानी है, इनको देख लीजिए। इट इज़ एन एक्सटिंक्ट ट्राइब। यह जो है ये इंडेंजर्ड में नहीं आते हैं, बल्कि ये एक्सटिंक्ट में आते हैं। फाउंड अलोंग द बॉर्डर ऑफ वेनेजुला एंड ब्राज़ील। इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो वेनेजुला और ब्राज़ील के बॉर्डर पर पाई जाती है, जो उसका सीमावर्ती इलाका है वहाँ ये मिलते हैं। इसके बाद यूकागिर को देख लीजिए। द ट्राइब ऑफ साइबेरियन रीजन, ये साइबेरियन रीजन की ट्राइब है। हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 2000। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो केवल 2000 है, ये गणना के द्वारा पता लगा है। इसके अलावा चुकची है, इन्हें देख लीजिए। द पीपुल ऑफ दिस ट्राइब स्पीकिंग पैल्को एशियन लिव इन नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इनकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है? तो नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया वाले पोर्शन में रहते हैं, उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है वहाँ भी ये रहते हैं। और ये बोलते क्या है? तो ये पैल्को एशियन जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं। और इस टाइप के जो लोग हैं इस प्रकार के हैं। ये हम देख रहे थे चुकची के बारे में। इसके बाद जो अगली है वो है ओंग, इन्हें देख लीजिए। दिस ट्राइब ऑफ निग्रोइड रेस लिव इन लेस देन 100 इन अंडमान। अंडमान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये 100 से भी कम संख्या में पाए जाते हैं। और कहीं इनकी उपस्थिति है या नहीं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंडमान में जो इनकी टोटल जनसंख्या देखी गई है, जो कि आसपास में सिर्फ अकेले वहीं पर है, वो 100 के आसपास है। तो ये लगभग एक तरह से लुप्त प्राय है। मतलब 100 की आबादी में किसी जनजाति की संख्या अगर पाई जा रही है तो उसके समीप, मतलब उसके खत्म होने का जो दिन है वो समीप ही है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद और भी हैं, सेंटिनेलीज हैं, इन्हें देख लीजिए। इट इज़ एन एक्सटिंक्ट ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक संकटापन्न या संकटग्रस्त जनजाति है और इसका नाम क्या है? सेंटिनेलीज। और ये बड़े हिंसक होते हैं, बाहरी लोगों को देखकर ये भड़क उठते हैं कभी कभी, और कभी कभी उन्हें मार भी डालते हैं। अभी हाल ही में एक विदेशी पर्यटक की हत्या कर दी थी इन लोगों ने, मतलब इसी जनजाति के लोग थे, सेंटिनेलीज के ही थे। उन्होंने एक विदेशी पर्यटक को मार डाला था। उन्हें ऐसा लगा कि वो पर्यटक उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है और वो सिर्फ फ़ोटो खींच रहा था, ये बातें। इसके बाद एरा है, इन्हें देख लीजिए। इट इज़ एन इंडेंजर्ड रेस ऑफ ब्राज़ील फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। यह जो इंडेंजर्ड रेस है ब्राज़ील की है और यह अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। यह एकदम से जंगली प्रजाति है, यह अमेजन के जंगलों में मिलती है, मतलब साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं।
तो यह कुछ जो जनजातियाँ थी, ट्राइब्स थी, यह अपने आप में इंडेंजर्ड है। पूरे विश्व में इनकी संख्या बहुत कम है और गिनती के लोग इसमें बचे हुए हैं, तो इनको बचाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ज्ञात वाली हैं। अज्ञात वाली जो जनजातियाँ हैं अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनके विकास की आवश्यकता है, लेकिन अभी उनके बारे में ठीक ठीक पता ही नहीं चल पाया है। तो इतना हमने देखा। यहाँ पर हमने जो ह्यूमन इवोल्यूशन था उसको देखा। मनुष्य का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, पहली बार जो मानव का जीवाश्म था, फॉसिल था, वो कहाँ से पाया गया, हमारा विकास किससे हुआ है, नियंडरथल से हुआ है या किसी और प्रजाति से हुआ है, इसको हमने जाना। उसके बाद अलग अलग जो वर्गों में हमें बांट कर देखा गया, रेसेस में बांट कर देखा गया, उसका वर्गीकरण हमने देखा। हम लोग किस प्रजाति में आते हैं यह जानने की कोशिश की। उसके बाद ट्राइब्स के बारे में देखा और ट्राइब्स में भी जो संकटापन्न थी या संकटग्रस्त थी उनके बारे में अध्ययन किया। इतना देखने के साथ ही ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब जो हमारा अगला वाला चैप्टर है, इसके बाद वाला, वो है चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखने वाले हैं। और पॉपुलेशन किसकी, तो मनुष्य जाति की, क्योंकि हम मनुष्यों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम इन्वायरमेंट नहीं देख रहे हैं। इन्वायरमेंट अगर देख रहे होते तो उसमें जीव जंतुओं सभी की जातियों और उनकी जनसंख्या को गिनते, बाघों की गणना अलग करते, गैंडों की गणना अलग करते। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की बात है तो मनुष्य की ही पॉपुलेशन हम देखेंगे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर, उसको हम देखेंगे। और इसमें भी जो 4 ब्रॉड ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के, उसे अर्थ में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से ग्रुप हैं, मतलब बड़े बड़े जनसंख्या के अगर गुटों में बांट दिया जाए पृथ्वी को तो 4 गुट हैं या 4 ग्रुप हैं। ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, यूरोप है और ईस्ट एंग्लो अमेरिका है। ऐसे इसके 4 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन तो एशिया का ही है। एशिया में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ रहती है, एशिया कॉन्टिनेंट में रहती है, ये आप जानते ही हैं। और एशिया वाला जो पूरा मैपिंग है वो आपने पहले ही देखी है, काफ़ी डिटेल मैपिंग है, काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे आपने एशिया के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, या ये कह लीजिए कि सब कुछ जान लिया है। तो यहाँ पर उसी एशिया का पॉपुलेशन के तौर पे वर्णन होने वाला है। और आगे जब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखेंगे तो उसमें एशिया, अफ्रीका या जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका, यूरोप, सबके बारे में देखेंगे। ये जो है ये ब्रॉड ग्रुप्स हैं। और ब्रॉड ग्रुप्स किसके हैं, बड़े बड़े समूह हैं पॉपुलेशन के क्षेत्र में या पॉपुलेशन के मामले में, जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट पर या अर्थ के सरफेस पर बसे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट एशिया को, तो आइए देख लेते हैं। इट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मेजर कंट्रीज आर चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ताइवान एक्सेट्रा। अब ये जो है ये पूरे वर्ल्ड का 25% पॉपुलेशन जो है बियर करती है, धारण करती है। और मेजर कंट्रीज जो मुख्य इसमें देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो चाइना है, जापान है, नॉर्थ और साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया भी और साउथ कोरिया भी, वो भी इसी रेंज में आता है। ताइवान है एक्सेट्रा, यानी और भी देश हैं लेकिन मुख्य यही है। The population here is mainly concentrated in rivers, valleys, coastal plains and deltaic region. अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर मुख्य रूप से संकेंद्रित है। मनुष्य हर जगह बराबर मात्रा में निवास नहीं करता। वहाँ पर उसकी आबादी या उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंस होगी, जहाँ पर रहने के लिए अनुकूल दशाएं होंगी, भोजन पानी बढ़िया मात्रा में मिलता होगा, ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं का, जो नेशनल डिजास्टर होते हैं, उनका खतरा वहाँ पर नहीं होगा। ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मानव जाति नहीं रहती है या कम रहती है। या बहुत बर्फीले क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती, जनसंख्या में विरलता होती है। डेंस पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर खेती आसानी से हो सकती है, खाने के लिए अनाज उत्पादन हो सकता है, पानी मिल सकता है। इसके अलावा परिवहन और यातायात की सुविधा वहाँ पर होती है। ऐसे स्थानों पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा संकेंद्रित होती है। ये हमने देखा। आपने देखा कि जो प्राचीन भारत था, इतिहास आपने पढ़ा है तो उसमें आपने प्राचीन भारत का इतिहास देखा है। उसमें आपने सिंधु घाटी की सभ्यता या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसको देखा था। ये सब नदी घाटियों में ही विकसित हुई सभ्यताएं थी। ऐसा क्यों था कि ये नदी घाटियों में विकसित हुई, ये कहीं और भी डेवलप हो सकती थी। तो उसके पीछे रीज़न यही था। जितने भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदी घाटियों में हुआ है, जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी घाटियों में। और उसके पीछे यही कारण है कि एक तो यातायात के लिए रास्ता उपलब्ध होता था, जलमार्ग, उसके अलावा खेती के लिए उपजाऊ जमीन होती थी, पानी की वहाँ प्रचुरता होती थी, सब कुछ अनुकूल दशाएं होती थी, खासतौर पे भोजन और पानी। तो वहाँ रहने के लिए अनुकूल स्थान पाया जाता था। तो पूरे पृथ्वी पर रहने की तुलना में जो नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते थे। अब आजकल तो रहने के लिए जगह ही कम पड़ जा रही है, तो इसलिए जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो शुरुआती जनसंख्या की बसावट है, पॉपुलेशन का जो शुरुआती यहाँ पे अरेंजमेंट है, वो नदी घाटियों में या इसी तरह के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी और भोजन दोनों सरलता से उपलब्ध हो सके और आने जाने की बढ़िया सुविधा हो, वहाँ पर ज़्यादा विकास होता है इसका।
तो वही हम देख रहे हैं 25% टोटल पॉपुलेशन ये वर्ल्ड का यहाँ अकाउंट करती है। और मेजर कंट्रीज जो इसमें आती हैं वो चाइना, जापान, नॉर्थ और साउथ कोरिया ये सब है, ताइवान भी है। इसके अलावा पॉपुलेशन हियर इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन रिवर्स वैलीज। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मेनली किस में बटी हुई है, मतलब किस क्षेत्र में पाई जाती है? रिवर्स में, मतलब रिवर्स नदियों में नहीं पाई जाती, नदियों के किनारे पाई जाती है। इसके अलावा जो वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, वहाँ मिलती है। जो कोस्टल प्लेन है, तटवर्ती मैदान है, वहाँ पर पॉपुलेशन की बसावट हमें मिलती है। और जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा वाले क्षेत्र है, वहाँ भी उर्वरता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी आबादी का जो संकेंद्रण है वो ज़्यादा होता है। अबाउट 30% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन इज फाउंड इन वांगहो रिवर वैली। चाइना की कुल पॉपुलेशन का, हम जानते हैं कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है, फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। तो चाइना में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 30% जो हिस्सा है वो अकेले वांगहो नदी की घाटी में स्थित है। वांगहो नदी की जो वैली है वहाँ पे ये बसा हुआ है। द पॉपुलेशन वैलीज ऑफ वांगहो एंड यांगटीसी कियांग रिवर and the deltaic region have population densities of more than 1000 person per kilometer square। यहाँ ये कहा गया है कि इन वैलीज में, चाहे वो वांगहो नदी की घाटी हो या फिर यांगटीसी कियांग वाली या यांगजी नदी की जो घाटी है वहाँ की बात की जा रही है, जितनी भी नदी घाटियाँ चाइना में है, मुख्य नदियों की घाटियाँ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या ये कह लीजिए कि सर्वोच्च है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन का जो घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो वह है लगभग 1000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में 1000 लोग कम से कम रहते हैं। ये एवरेज है, औसत है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ये हमने देखा। इसके बाद जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन है उसको देख लीजिए। ये तो हम जो ईस्ट एशिया था उसको देख रहे थे। एशिया कॉन्टिनेंट में 2 पार्ट बांट के हम देख रहे थे, जहाँ पर मेजर जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं वो यहाँ रहते हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन है, द रीजन इज होम टू 35% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। यह जो रीजन है इसमें विश्व की जनसंख्या का, मतलब वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन का 35% एरिया रहता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें कि हम लोग भी हैं। इसके अलावा सेंट्रल साउदर्न एशिया है, और तीसरा वाला जो हिस्सा है उसमें साउथ वेस्टर्न एशिया का पोर्शन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया को। इट अकाउंट्स फॉर 8.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दिस रीजन इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया एक्सेट्रा। इसमें जो है, मतलब इस वाले क्षेत्र में 8.5% टोटल आबादी रहती है पूरे विश्व का। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 8.5% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ निवास करती है। और यह जो क्षेत्र है इसमें कुछ देश जैसे कि इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इसके अलावा कंबोडिया, मलेशिया, इस प्रकार के देश इसमें शामिल है। द पॉपुलेशन हियर इज एग्रेरी एंड मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द 2 प्लेन्स ऑफ द रिवर वैलीज एंड डेल्टा रीजन्स। मतलब यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, लो प्लेन्स हैं, मतलब निचले मैदान हैं, नीचे वाले मैदान हैं उसमें, और जो रिवर वैलीज हैं, इसके अलावा जो डेल्टा रीजन है उसमें जनसंख्या का संकेंद्रण, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुख्य रूप से विद्यमान है। मतलब इन एरिया की जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है वो नदी घाटी की चारों ओर, मतलब नदियों की घाटियों के चारों ओर, उनकी बेसिन के चारों ओर, इसके अलावा जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं उसके चारों ओर बसी हुई है। इसे हम देखते हैं। और देख लीजिए, इंडोनेशिया हैज़ अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। इंडोनेशिया में अगर हम पूरा जो जनसंख्या का वितरण है उसको देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिखती है? जो जावा और सुमात्रा वाला क्षेत्र है, जो द्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्दो द एरिया ऑफ जावा आइलैंड इज ओनली 7% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री, येट अबाउट 70% ऑफ इंडोनेशियाज पॉपुलेशन लिव्स हियर। यहाँ ये कहा गया है कि जो जावा वाला पोर्शन है, मतलब जावा को अगर जमीन के टुकड़े के लिहाज से देखें तो पूरे स्थलीय एरिया में जो पूरा लैंड एरिया होता है उसमें ये सिर्फ 7% का योगदान देता है टोटल इंडोनेशिया में। पूरे इंडोनेशिया में सिर्फ 7% जो ज़मीन है वो जावा के पास है, लेकिन पूरे इंडोनेशिया की 70% आबादी अकेले यहीं पर रहती है। ये एक बड़ी बात है। तो आप सोच रहे हैं एक छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है, अगर उस पर ज़्यादा लोग इकट्ठे आकर रहने लगेंगे, निवास करने लगेंगे, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अपने आप इंक्रीज़ करेगी। और यही वजह है कि जावा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो पाया जाता है। ये हमने साउथ ईस्टर्न जो एशियन देश थे उनके बारे में देखा। अब इसके बाद जो दूसरा वाला इसका पार्ट है वो है सेंट्रल साउदर्न एशिया। इसको देख लीजिए। इट अकाउंट्स फॉर 24%
ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये साउथ जो सेंट्रल साउदर्न एशिया वाला पार्ट है उसको हम देख रहे हैं। इसमें 24% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हिस्सा है वो यहाँ निवास करता है। इट कवर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार के जितने भी देश हैं, मतलब सोवियत संघ के विघटन से बने हुए जितने मध्य एशियाई देश हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत, यह भी इसका हिस्सा है। तो यह सब मिलकर पूरे विश्व की जो 24% जनसंख्या है उसका नेतृत्व करते हैं, उसे ये धारण किए हुए हैं अपने अंदर। यहाँ पर मैंने गलती से ये जो पिछला वाला पैराग्राफ था साउथ ईस्ट एशिया वाला, उसमें इंडिया का नाम ले लिया था। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया नेक्स्ट वाले का पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं, सेंट्रल साउदर्न एशिया का। वैसे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसे बाकायदा डिवाइड करके पॉपुलेशन की दृष्टि से देख रहे हैं तो उसमें हम इसे सेंट्रल साउदर्न एशिया वाले हिस्से में कैटेगराइज करेंगे। इसमें और भी देश हैं जो इसके पड़ोसी हैं, मतलब अपने देश के, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। उसके अलावा कुछ मध्य एशियाई जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आर आल्सो इंक्लूड इन दिस मेजर रीजन, मतलब यह सब जो है इसमें शामिल है। और विच वर द पार्ट ऑफ फार्मर सोवियत यूनियन, यहाँ ये कहा गया है कि ये जो किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा है, यह सब क्या है, ये जो प्रीवियस मतलब फार्मर सोवियत संघ वाला या सोवियत यूनियन वाला क्षेत्र था उसी के डिवीजन से पैदा हुए हैं। तो ये बात हमने देख ली है। मोर देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन द सतलज एंड गंगेटिक प्लेन्स। अगर भारत की हम सिर्फ बात करें, अब भारत का नाम इसमें आ गया है तो अपने देश के संदर्भ में यहाँ बात करेंगे, तो भारत में जो सतलज और गंगा का प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का करीब 40% हिस्सा अकेले वहीं निवास करता है। हमने देखा कि जो रिवर वैलीज होती हैं, नदियों के बेसिन्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा आबादी रहती है। यहाँ भी वही है, अपने भारत में जो गंगा के मैदान है, जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर, उसके अलावा जो सतलज के मैदान है वहाँ पर करीब 40% जो जनसंख्या है वो अकेले इसी स्थान में निवास करती है। इन बांग्लादेश 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द डेल्टा पार्ट ऑफ गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये किसकी बात की जा रही है, बांग्लादेश की बात की जा रही है। तो पूरे बांग्लादेश की करीब 90% आबादी इस गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र के आसपास रहती है। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या का संकेंद्रण है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, ये हमने देखा। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसको देख लीजिए, साउथ वेस्टर्न एशिया को। इट इज़ अ हॉट ड्राई डेजर्ट रीजन। यह जो क्षेत्र है ये कैसा है, ये हॉट है मतलब बहुत गर्म है, ड्राई है अर्थात शुष्क है, और ज़्यादा गर्म और शुष्क रहेगा तो ये क्या होगा, डेजर्ट वाला पोर्शन होगा, इसीलिए यह हॉट ड्राई डेजर्ट रीजन है। द मेन सेटलमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इन द दोआब एरियाज ऑफ द रिवर्स, the coastal areas, the foothills of the mountains, the river valleys and the water bodies। यहाँ ये कहा गया है कि यहाँ पर जो मेन पॉपुलेशन है, एक तो पहली चीज आपने देखा कि यहाँ पर हॉट ड्राई डेजर्ट वाला रीजन है, ये चीज हमने देखी। और इसी वजह से यहाँ जो पॉपुलेशन का सेटलमेंट है वो सिर्फ दोआब वाला क्षेत्र, जो नदियों का दोआब क्षेत्र है वहां पर है। इसके अलावा जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां है, पहाड़ियों की जो गिरिपद है अर्थात तराई वाला क्षेत्र है, फुट हिल्स है, वहां पर ये आबादी का संकेंद्रण पाया जाता है। रिवर वैलीज में पाया जाता है और जो वाटर बॉडीज है उनके चारों ओर पाया जाता है। मतलब जहां पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं होंगी, भोजन और पानी उपलब्ध होगा, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ भी मैक्सिमम देखने के लिए मिल रही है। या दुनिया में कहीं भी अगर हम जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो जहां जीवन के लिए अनुकूल दशाएं होती है वहां पर ये ज्यादा होती है, ये हमने देखा। द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज मेनली इनहैबिटेटेड बाई ईरान। यहाँ पर जो पॉपुलेशन इस क्षेत्र की है वो मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है ये बताया गया है। तो इज मेनली हैबिटेटेड बाई ईरान, इराक एंड तुर्की, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान एक्सेट्रा। मतलब इराक, ईरान, तुर्की, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन और लेबनान वाला जो क्षेत्र है वहां पर यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम हिस्सा निवास करता है। आर अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन दिस रीजन, मतलब यह सब जो है ये क्षेत्र की मुख्य मतलब अन्य मुख्य कंट्रियों में से आती हैं, अन्य मुख्य देशों में से आते हैं। ये तो हमने देखा जो गर्म एरिया था, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र था उसके बारे में। और इसमें जो नदी घाटियां हैं या नदियों के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है। और हम देख रहे थे साउथ वेस्टर्न एशिया को, यानी दक्षिण पश्चिमी जो एशिया का भाग था उसको हम यहाँ देख रहे थे बाकायदा पॉपुलेशन के तौर पे। इसके बाद आप यूरोप को देख लीजिए। इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट सेटल्ड कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। मतलब अगर एशिया के बाद देखा जाए तो ये विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा सेटल्ड कॉन्टिनेंट है। इट आल्सो हैज द हाइएस्ट मास डेंसिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप, और इसकी जो मास डेंसिटी है वो
बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। और कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप वाली, जो वेस्टर्न यूरोप वाला पोर्शन है वहाँ पे मास डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है। अलॉन्ग विथ हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, अर्बनाइजेशन इज आल्सो एट इट्स पीक। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी औद्योगिकरण है यूरोप में, वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, उद्योगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है और पहले से ही है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, वो भी तेजी से हुआ है, वह भी अपने शिखर पर है। द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप इज लेस ड्यू टू कोल्ड। जो नॉर्दर्न यूरोप वाला पोर्शन है, जहाँ पे स्कैंडिनेवियन क्षेत्र आते हैं या जो आर्कटिक वृत्त के दायरे में या उसके आसपास आने वाला क्षेत्र है, वहां पर पॉपुलेशन लेस है। क्यों? क्योंकि ठंडी जलवायु है, वहां रहने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी दशा नहीं पाई जाती। द पॉपुलेशन इन द यूरोप इज ऑलमोस्ट स्टेबल बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हियर इज वेरी लो। यहाँ पर जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, स्थिर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यहाँ पे बहुत लो है, कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा है और जहाँ पर नगरीकरण ज़्यादा होता है वहाँ पर शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। और ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में परिवार को बढ़ाने में विश्वास नहीं करते, वो अपने परिवार को सीमित रखते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो जन्म और मृत्यु दर का अंतर है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। जितनी संख्या में पैदा होते हैं उतनी ही संख्या में मरते हैं। तो यहाँ जो पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी है वो देखी जाती है। तो यूरोप में अर्बनाइजेशन की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था, आर्कटिक वाला क्षेत्र, वहां पर आबादी इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। इसके बाद ईस्ट एंग्लो अमेरिकन ग्रुप जो है, इसको देख लीजिए। दिस रीजन इंक्लूड्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। यह जो क्षेत्र है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा वाले दायरे को कवर करता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ डेंस पॉपुलेशन इन दिस रीजन। अब यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि डेंस पॉपुलेशन वाले हैं, ज्यादा घनी आबादी वाले हैं, इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। पहला देख लीजिए, अटलांटिक कोस्ट है। A dense population is found here from Boston and New York to Philadelphia. यहाँ जो डेंस पॉपुलेशन है वो पाई जाती है कहाँ से? बोस्टन और न्यूयॉर्क से लेकर फिलाडेल्फिया तक। दूसरा वाला जो एरिया है वो है अपर ओहियो वैली। ये जो ओहियो की घाटी है या ओहियो वैली है, इसका अपर वाला पोर्शन, यहाँ भी जो आबादी है उसका संकेंद्रण ज्यादा है। देयर इज एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलपमेंट या डिपेंडेंट। मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो किस चीज पर है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर है। आयरन और स्टील का यहाँ पर उद्योग है। एंड कोल डिपॉजिट इन पेंसिल्वेनिया एंड नॉर्थ अपलेशियन रीजन। पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ अपलेशियन रीजन जो है वहां पर कोल डिपॉजिट पाया जाता है। और यही वजह है कि कोल डिपॉजिट और जो आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज यहाँ पर है, इंडस्ट्री है, इसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और ये क्षेत्र है अपर ओहियो बेसिन का या वैली का। इसके बाद ग्रेट लेक को देख लीजिए, ग्रेट लेक वाला एरिया। तो यहाँ पर शिकागो इज द साउदर्न कोस्ट ऑफ लेक मिशिगन, डेट्रॉयट, क्लीवलैंड एंड बफेलो, द वेस्ट कोस्ट ऑफ द लेक इरी एंड साउदर्न कोस्टल पार्ट ऑफ ओंटारियो आर द मेजर अर्बन एरियाज। यहाँ अलग अलग जो सुपर 5 या जो 5 ग्रेट लेक्स के रूप में देखी जाती है, महान झीलों के रूप में देखी जाने वाली लेक्स है, उनके आसपास जो जनसंख्या का संकेंद्रण है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसमें शिकागो है, इसके अलावा डेट्रॉयट वाला क्षेत्र है, क्लीवलैंड है, बफेलो है और लेक इरी के आसपास ये सब पाए जाते हैं। और शिकागो जो है वो साउदर्न कोस्ट पर है, किसके? जो लेक मिशिगन है उसके। इसके अलावा साउदर्न कोस्टल पार्ट जो है ओंटारियो झील का, वहां पर भी बहुत सारे अर्बन एरियाज पाए जाते हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर वैली को देख लीजिए। तो द रीजन इज होम टू 2/3 यानी 2/3 ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन। जो कैनेडियन आबादी है उसका करीब 2/3 हिस्सा अकेले इसी क्षेत्र में रहता है। कहाँ पर? तो सेंट लॉरेंस रिवर वैली में। लार्ज सिटीज लाइक ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, क्यूबेक एक्सेट्रा आर इन दिस रीजन। जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं यानी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि ओटावा है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, क्यूबेक है, वह सब इस सेंट लॉरेंस रिवर वैली के अंतर्गत ही आते हैं। और यह कैनेडियन पॉपुलेशन का करीब 2/3 हिस्सा अकेले धारण करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देख लीजिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द 3 साउदर्न कॉन्टिनेंट्स। जो साउदर्न कॉन्टिनेंट्स है उसमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, साउथ अमेरिका है, इसके अलावा अफ्रीका है, अफ्रीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला पोर्शन है, इसे आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। द एरिया ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 44% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। यहाँ पर जो ये कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं यह साउदर्न हेमिस्फीयर के हैं और वहाँ पे 44% जो वर्ल्ड का एरिया, मतलब वर्ल्ड का एरिया है, उसे ये कवर करते हैं। वाइल इट इज जस्ट 19% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर जो आबादी है वो कितनी है? 19% टोटल पॉपुलेशन का है। यानी अगर लैंड एरिया की हम बात करें तो पूरे दुनिया का 44% जो लैंड एरिया है उसको ये कवर करते हैं।
लेकिन 19% जो पॉपुलेशन है सिर्फ उतना ही ये धारण करते हैं. मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज नॉट suited to human habitation resulting in sparse population area. यहाँ पर क्या है, मानव के रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है और यही वजह है कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो यहाँ कम पाई जाती है. मनुष्य के आवास के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ नहीं पाई जाती. ये हमने देखा. अब इसके बाद आप साउथ अमेरिका को देख लीजिए. सबसे पहला इसमें इट इज स्प्रेड ओवर 15% ऑफ द वर्ल्ड बट ओनली 5.6% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव हियर. सिर्फ 15% जो क्षेत्र है वो पूरे विश्व का लैंड एरिया का इसमें आता है. उसमें भी केवल 5.6% जो विश्व की आबादी है वो यहाँ निवास करती है. अबाउट 2/8 ऑफ साउथ अमेरिकाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 कंट्रीज, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू एंड वेनेजुला. अब साउथ अमेरिका में भी करीब जो 2/8 हिस्सा है वो इस पूरे क्षेत्र का ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुला में रहता है. 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ अमेरिकन रीजन फाउंड इन द माउंटेनियस पार्ट ऑफ द एंडीज कोस्ट. जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसके तटवर्ती क्षेत्र में या उसकी तलहटी वाले इलाके में करीब 15% जो आबादी है वो निवास करती है. 98% ऑफ कोलंबियाज पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ बोलीविया population together live at an altitude of more than 3000 मीटर. ये सब बातें हैं. इसके अलावा अफ्रीका को देख लीजिए. तो spread over 22.3% of the world but only 12.5% of the world's population live here. It is home to about 12% of Africa's population. The Great Sahara Desert, Kalahari Desert and the dense forest area. यहाँ पे कांगो बेसिन की बात की गई है. एंड नियरली पॉपुलेशन फ्री रीजन्स. मतलब कुछ क्षेत्र जो इसमें ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या के रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कुछ अच्छी दशाएं पाई जाती हैं. तो केवल 12.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का यहाँ रहती है. और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो 22.3% भूभाग पे ये फैला हुआ है. इसे हमने देखा. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला जो पोर्शन है इसको देख लीजिए. ऑस्ट्रेलिया ऑक्युपाइज 6.25% ऑफ कॉन्टिनेंट. The population here is about 0.4% of the total population of the world. Here urbanization is also seen as hypercapitalism. यहाँ ये कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा 6.25% भूभाग पर फैला हुआ है. मतलब इसका कॉन्टिनेंटल पोर्शन इतने परसेंट है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 0.4% है पूरे विश्व की आबादी का. अर्बनाइजेशन यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र उसके हैं सिडनी है, मेलबर्न है, इसके अलावा एडिलेड है, कैनबेरा है, इस प्रकार के ब्रिस्बेन है, पर्थ है, इस प्रकार के जो शहर और टाउन्स हैं वहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है वो ज़्यादा पाया जाता है. द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द सेमी एरिड रीजन ऑफ द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन एंड द मानसून क्लाइमेट रीजन ऑफ द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया आर रीजन्स ऑफ स्पेर्स पॉपुलेशन सेटलमेंट. मतलब यह जो रीजन्स हैं यहाँ पर जो पॉपुलेशन का सेटलमेंट है वो काफ़ी अनियमित है, अनियंत्रित है. इसे हमने देखा. इसके बाद अर्थ अनइनहेबिटेटेड एरियाज, जो विश्व के लिए मतलब पूरी पृथ्वी पर जो जनसंख्या से रिक्त क्षेत्र है या जनसंख्या जहाँ पर बहुत ज़्यादा विरल है, बहुत ज़्यादा उसमें दूरी दूरी पर पाई जाती है, कम संख्या जनसंख्या की यहाँ मौजूद है, उसे हम देखेंगे. तो इसमें सबसे पहला है एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन. बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में भी आबादी नहीं रह सकती है, आप जानते हैं. तो अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड आर पॉपुलेशन फ्री एरियाज ड्यू टू परमानेंट स्नो कवर. जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वहाँ पे पॉपुलेशन फ्री एरियाज पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमेशा बर्फ से वो ढका रहता है, स्नो कवर्ड रहता है. इसके अलावा एरिड डेजर्ट रीजन जो है वो पॉपुलेशन इज हाईली स्पेयर्स इन द वार्म डेजर्ट ऑफ सहारा, अरेबिया, थार, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी एंड आटाकामा. ये जो डेजर्ट के नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा विरल है. इसके अलावा एक्सट्रीमली ह्यूमिड रीजन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र में भी आबादी नहीं पाई जा सकती. इक्वेटोरियल रीजन कम्स अंडर द एक्सट्रीमली ह्यूमिड रीजन्स. जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की एक्सट्रीम ह्यूमिड वाली कंडीशन जो है ये पाई जाती है, और इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम पाई जाती है. यहाँ विषुवत रेखीय वन होते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता. दीज इंक्लूड द अमेजन बेसिन, द कांगो बेसिन एंड द ईस्टर्न आइलैंड. द पॉपुलेशन हियर इज स्पेयर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस हाई टेम्परेचर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगातार उच्च तापमान होता है और भारी भरकम वर्षा होती है. इस वजह से जो जलवायु की विपरीत दशाएं होती है, इस कारण यहाँ आबादी का जो वितरण है वो कम होता है. इसके अलावा जो हाई माउंटेनियस रीजन होता है उसमें भी द हिमालयाज, काराकोरम, तिएनशान, काकेशस, रॉकी एक्सेट्रा हैव वेरी लिटिल पॉपुलेशन इन द माउंटेनियस रीजन. ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं
जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एकदम शिखर पर जाते जाते शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती। तो यहाँ तक हमने पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको पूरे वर्ल्ड वाइड रेंज में देखा है। यहाँ पर हमने जो एशिया का पोर्शन था उसको देखा, अफ्रीका को देखा, अमेरिका को देखा, कहाँ पर आबादी ज़्यादा पाई जा रही थी, कहाँ कम पाई जा रही थी, और ज़्यादा और कम पाए जाने के पीछे क्या रीज़न था, इसको भी हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यही फिनिश होता है। तब तक के लिए नमस्कार।